विदेश में घूमते टाइम अपुन का एक खतरनाक माफिया से आमना सामना हो गया और अपुन को बचाया एक हाई रैंकिंग अंडरवर्ल्ड लेडी बॉस ने। लेकिन अपुन की जान बचाने की कीमत यह थी कि अपुन चाहकर भी उसकी नजरों से कभी दूर नहीं जा सकता था। ऊपर से जो भी लड़की अपुन के करीब आने की हिम्मत करती, वो उसके हाथ पैर बेरहमी से तोड़ देती थी। जब अपुन को पता चला कि वो एक कोल्ड ब्लेडेड शैतान जैसी है जो मर्डर करते वक्त अपनी पलक तक नहीं झपकाती, तो अपुन पूरी तरह डर गया और इस यानदेरे से पीछा छुड़ाने का रास्ता ढूंढने लगा। जब वो दुश्मनों के साथ एक खतरनाक जिंदगी और मौत की लड़ाई में फंसी थी, अपुन ने मौका देखकर चुपके से नजर रख रहे बॉडीगार्ड्स के स्क्वाड को चकमा दिया और एक डॉग होल से रेंगते हुए वहां से 9-2-11 हो गया। एक साल बाद अपुन एकदम राजा बाबू वाली लाइफ जी रहा था। एक लग्जरी बार में 8-8 मॉडल्स के साथ फ्लर्टिंग चल रही थी। पर जैसे ही अपुन ने नजरें उठाई, अपुन की आंखें सीधा उस औरत की एकदम खतरनाक बर्फीली नजरों से टकरा गईं। तो येन टोंग एकदम शॉक में 30 सेकंड तक वहीं जमी रही और फिर एक विलेन वाली डरावनी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लिकर का ग्लास एक सांस में खाली किया, फिर रेलिंग के ऊपर से छलांग लगाकर सीधा ऊपर वाले फ्लोर से नीचे कूद गई। पर जैसे ही वो नीचे लैंड हुई, अपुन वहां से गायब हो चुका था। उसे सिर्फ वो टेक्स्ट मैसेज मिला जो अपुन ने उसके फोन पर अभी अभी भेजा था। तुमने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है, मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं हूं। दूसरी तरफ अपुन की डर के मारे एकदम फट के हाथ में आ गई थी। आखिर दुनिया में दोबारा तो उयेन तोंग से सामना कैसे हो गया? सीन बहुत खराब है। अपुन पूरी तरह से फंस चुका है। ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था अपने पास। अपुन पागलों की तरह 5 अलग अलग गलियों में भागता रहा। जब अपुन को पूरा यकीन हो गया कि वो उस बार से काफी दूर आ चुका है, तो एक टैक्सी रोकने के लिए फुटपाथ पर खड़ा हो गया। किस्मत अच्छी थी, एक खाली कैब तुरंत आकर रुक गई। जैसे ही अपुन उसमें बैठने वाला था, किसी ने पीछे से जोरदार झटका देकर खींच लिया। उसके जिस्म के परफ्यूम की वो खुशबू, उस औरत का वो पुराना सुलगता हुआ परफ्यूम अपुन बहुत अच्छे से पहचानता था। अपुन की हिम्मत नहीं हुई कि कोई विरोध करे, क्योंकि अपुन जानता था कि ये औरत किस लेवल की साइको है। तो येन तोंग ने अपुन को घसीटकर पास के एक होटल में डाला और रूम में घुसते ही दरवाजे पर अंदर से ताला ठोक दिया। उसने एकदम कातिलाना और बेरहम नजरों से अपुन को घूरते हुए पूछा, जो भाग क्यों रहा है? अपुन एकदम जम गया जब उसने पिस्तौल निकालकर उसकी नली सीधा अपुन के माथे पर सटा दी और बोली, जो बोलना है अभी बोल ले, क्योंकि एक बार मैंने ट्रिगर दबा दिया तो फिर बात करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। अपुन ने खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की, हालांकि आवाज में हल्की कपकपी साफ पता चल रही थी। मैं भाग नहीं रहा था, मैं नहीं भाग रहा था, मैं तो बस अपने घर जाना चाहता था। तो उयेन तोंग अपुन के इस फालतू बहाने पर जोर से हंस पड़ी। उसकी खून जैसी लाल आंखें सीधा अपुन की रूह में झांक रही थी। तुझे मुझसे झूठ बोलने की खतरनाक कीमत पता होनी चाहिए। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूं, तूने मुझे डंप क्यों किया? अपुन ने उसकी तरफ एक तीखी नजर से देखा। वो जो फेयरवेल लेटर मैंने 1 साल पहले छोड़ा था, उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया था। मैं तुम्हारे इस बिना बात के अंधाधुंध कत्लेआम को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम मेरे आसपास किसी भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और सबको मार देना चाहती थी, तभी तुम्हें चैन मिलता। हमारा ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका है, तो प्लीज मुझे जाने दो। अपुन का एक एक लफ्ज सुनते ही तो उयेन तोंग के हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल हल्की सी कांपने लगी। छू आई, तुझे ब्रेकअप शब्द बोलने की परमिशन किसने दी? अगर तूने ये शब्द दोबारा अपनी जुबान से निकालने की हिम्मत की, तो मेरा यकीन कर, मैं यहीं के यहीं तेरा भेजा उड़ा दूंगी। अपुन ने धीरे से गर्दन हिला दी। अपुन को उसकी बात पर पूरा भरोसा था। भला उसकी जिद पर शक कौन करता? जब अपुन ने आखिरकार वो बोलना बंद कर दिया था जो उसे नापसंद था, तो उयेन तोंग का अंदर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पीठ अपुन की तरफ घुमाई, वो मौका देखते ही अपुन तुरंत उसके पास से सरक गया और दरवाजे की तरफ पागलों की तरफ भागा। जैसे ही अपुन ने बाहर भागने के लिए लॉक पर हाथ लगाया, एक बहराग कर देने वाला धमाका सीधा अपुन के कान के पास हुआ। उस झटके से अपुन के कान के पर्दे फटते फटते बचे और अपुन एकदम सुन्न हो गया। दरवाजे में हुआ वो बड़ा सा छेद इस बात का सबूत था कि ये कोई वहम नहीं था। उयेन तोंग सच में पूरी तरह पगला चुकी थी। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने सच में ट्रिगर दबा दिया। अपुन के पैर एकदम कांपने लगे और अपुन सीधा फर्श पर गिर पड़ा।
वो लंबे और रौबदार कद वाली औरत धीरे धीरे पीछे से अपुर्ण की तरफ पड़ने लगी। वो मुस्कुराई जैसे अपुर्ण की जान निकलते देख मजे ले रही हो। मुझे बता, तुझे क्या लगता है कि तेरे पैर ज्यादा तेज हैं या मेरी गोली? अपूर्ण इस दिमागी टॉर्चर को एक सेकंड के लिए भी और झेलने की हालत में नहीं था, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। अपूर्ण खुद को इस साइको के चक्कर में आज के बाद एक पल भी नहीं फंसा रखना चाहता था। अगर अपूर्ण ने अभी कुछ नहीं किया तो जिंदगी भर इस नर्क में सड़ता रहेगा। मरना है तो साला एक बार मरेंगे। अपना दिल मजबूत करके अपूर्ण सीधा उठकर बैठ गया। बिना किसी डर के अपूर्ण ने सीधा तो उयेन तोंग की आंखों में आंखें डाली। या तो यही मेरा गेम बजा दे या फिर मुझे आजाद कर दे। इन शब्दों ने उसे पूरी तरह पागल कर दिया। तो उयेन तोंग के चेहरे पर एक खौफनाक कातिलाना गुस्सा साफ दिखने लगा। उसके दांत पीसने की आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। ठीक है, अगर यही बात है तो मैं अभी तेरा किस्सा खत्म करती हूं। उसके मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि उसने पूरी ताकत से अपूर्ण को बेड पर दबोच लिया। आधी रात के सन्नाटे में जब तो उयेन तोंग सोफे पर बैठकर कुछ सोच रही थी, अपूर्ण का दिमाग पुरानी यादों की गहराइयों में खोने लगा। बड़े लीडर तो की बेटी के रूप में जब वो पैदा हुई थी, तब उसके पिता 60 साल के थे। हालांकि तो उयेन टोंग को बचपन से ही सिर पर चढ़ाकर रखा गया था, पर उसके पास एक ऐसा जीनियस वाला टैलेंट था जो बाकी सबसे कोसों आगे था। 3 साल की उम्र में ही वो निशानेबाजी सीख रही थी। 6 साल की होते ही उसे एलीट कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेज दिया गया। 8 साल की उम्र में वो एक शार्प शूटर बन चुकी थी जो अंडरवर्ल्ड से लोहा ले रही थी। 14 साल की उम्र तक आते आते उसने अमेरिकन गैंग्स पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा लिया था। हमारी मुलाकात पहली बार 2 साल पहले हुई थी। उस वक्त वो एक दुश्मन गैंग के लीडर का बेरहमी से शिकार कर रही थी। कई टारगेट का गेम बजाने के बाद वो एक गली की दीवार के सहारे खड़ी होकर अपने आदमियों का इंतजार कर रही थी। अपूर्ण भी उसी टाइम जवान हुआ था और कुछ गुंडे अपूर्ण के पीछे पड़े थे। अपूर्ण को तो उयेन टोंग को ठीक से देखने का टाइम भी नहीं मिला और अपूर्ण ने सीधा एक डंपस्टर कचरे के डिब्बे में छलांग लगा दी और उसका ढक्कन ऊपर से बंद कर लिया। तभी वहां एक भारी भरकम विदेशी गुंडा पीछा करते हुए पहुंच गया और तो उयेन टोंग से टूटी फूटी इंग्लिश में सवाल करने लगा कि क्या उसने किसी लड़के को यहां से भागते हुए देखा है। तो उयेन तोंग बस दीवार के सहारे टिकी रही और अपने खून से सने बूट्स को देखती रही। उसने उन गुंडों को भाव तक नहीं दिया। गुंडों ने गली में पागलों की तरह खोजना शुरू कर दिया और आखिरकार डंपस्टर के सामने रुककर उस पर एक जोरदार लात मारी। उन पांचों के चेहरों पर कमीनी मुस्कान थी। फिर उनमें से सबसे तगड़े बदमाश ने अपूर्ण का कॉलर पकड़कर कचरे के डिब्बे से बाहर खींच लिया। वो अपूर्ण को किडनैप करना चाहता था। अपूर्ण का पूरा बदन डर के मारे कांप रहा था। तभी अपूर्ण की नजरें सीधा तो उयेन तोंग से मिली। मजबूर होकर अपूर्ण ने उससे चाइनीज में अपनी जान बचाने की भीख मांगी। उसने पूछा, तुम्हारी मदद करूं? मैं कभी ऐसा सौदा नहीं करती जिससे मेरा कोई फायदा ना हो। अपूर्ण ने कहा, बस मुझे बचा लो और तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। उसने कहा, डन। तो उयेन तोंग के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। असल में जैसे ही उसने पहली बार अपूर्ण को देखा था, वो पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि वो अपूर्ण को बचाएगी। उसने बिना सोचे समझे अपना वेपन निकाला और सीधा उस बदमाश के माथे पर निशाना साधकर ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और गरम गरम खून सीधा अपूर्ण के चेहरे पर आकर गिरा। अपूर्ण को संभलने का मौका भी नहीं मिला और अपूर्ण लड़खड़ाते हुए सीधा तो उयेन तोंग की तरफ भागा। तभी बाकी बचे 4 गुंडे अचानक हरकत में आए, पर इससे पहले कि वो हिल भी पाते तो उयेन तोंग ने निशाना साध लिया था। उसने अपना वेपन उठाया और एक के बाद एक 4 गोलियां दाग दी। 4 लाशें एक एक करके फर्श पर ढेर हो गईं। अपनी इस भाग दौड़ के बीच अपूर्ण के पैर एकदम सुन्न पड़ गए और अपूर्ण सीधा जमीन पर गिर गया। तो उयेन टोंग ने अपूर्ण को खींचकर गली के नुक्कड़ पर खड़ी अपनी चमचमाती ब्लैक कार में डाला। उसके एक आदमी ने तुरंत अंदर से दरवाजा खोला। जैसे ही गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, उसके गुंडे टोनी ने रियर व्यू मिरर से चुपके से अपूर्ण को ताकना शुरू किया। तो उयेन टोंग ने उसे एक एकदम खतरनाक लुक दिया। क्या तुझे अपनी आंखें प्यारी नहीं है? टोनी डर के मारे एकदम सुन्न हो गया और उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। वैसे उसकी भी कोई गलती नहीं थी।
उनकी बॉस 19 साल की थी और उसने आज तक किसी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। और आज वो एक हैंडसम लड़के को घसीटकर अपने घर ले जा रही थी। भला किससे उत्सुकता नहीं होगी। ये औरत वाकई में कोई मामूली चीज नहीं थी। क्या वो सच में अपनी जुबान की पक्की रहेगी? अगर उसने मुझे जाने से मना कर दिया तो अपुन क्या करेगा? पुलिस को फोन? क्या इस लावारिस जगह पर पुलिस अपुन की कोई मदद कर पाएगी? इससे पहले जब वो 5 गुंडे अपुन के पीछे पड़े थे, अपुन ने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की थी। नतीजा, गुंडों ने अपना फोन तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। कार एक सुनसान इलाके में बने विला के सामने जाकर रुकी तो उयेन टोंग ने टोनी की तरफ ठंडी नजरों से देखा। निकलो यहां से, अगले कुछ दिनों तक मेरे सामने आने की सोचना भी मत। बॉस तो एकदम मूड में लग रही थी, पर ये कुछ दिन, आखिर कितने दिन की बात हो रही थी? विला के अंदर तो उयेन टोंग अपुन को मास्टर बेडरूम में ले गई। शावर ले लो या मैं खुद तुम्हें नहलाऊं। अपुन की आवाज टेंशन के मारे एकदम थरथरा रही थी। मैं खुद कर लूंगा। तो उयेन टोंग ने धीरे से हामी भरी। उसने दरवाजा बंद किया और खुद फ्रेश होने के लिए बगल वाले रूम में चली गई। वो ज्यादा दूर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं अपुन भाग न जाए। अगर अपुन ने भागने की जरा भी कोशिश की तो वो और भी ज्यादा खतरनाक तरीका अपनाने से पीछे नहीं हटती। बाथरूम के अंदर अपुन एकदम सीधे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था। अब तक अपुन को हकीकत समझ आ चुकी थी। ये जगह बहुत ज्यादा कटी हुई थी, यहां से भागना नामुमकिन था। अगर अपुन किसी तरह विला से बाहर निकल भी जाता तो वो अपुन को ढूंढकर दोबारा पकड़ लेती। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि इस औरत के पास वेपन्स थे और वो बेहद डेंजरस थी। उसे गुस्सा दिलाकर अपनी जान गंवाने से अच्छा था कि कुछ टाइम के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाई जाए। अपुन तब तक सही मौका ढूंढता रहेगा जब तक वो अपना गार्ड ढीला नहीं कर देती, और जैसे ही सही चांस मिलेगा अपुन रफू चक्कर हो जाएगा। बाहर से आवाज आई, अभी तक नहीं हुआ? अपुन ने कहा। अभी आया। अपुन ने जल्दी से एक एक्स्ट्रा बाथरोब पहन लिया। जैसे ही अपुन स्टीम से बाहर आया तो उयेन टोंग के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने झटके से अपुन को बेड पर खींच लिया। जब उसके वो पतले बर्फीले होंठ अपुन के होठों से टकराए तो हम दोनों एक पल के लिए सुन्न हो गए। ये हम दोनों का पहला किस था। अगली दोपहर जब अपुन की नींद खुली, अपुन ने चुपके से निकलने की कोशिश की, पर एक मजबूत हाथ ने अपुन को वापस खींच लिया। कहीं जा रहे हो क्या? नींद से भरी उस औरत की आवाज एकदम भारी, रफ और डेंजरस तरीके से अट्रैक्टिव थी। अपुन ने कहा, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। वो बोली, तुम समझदार हो, सच में एक कमाल के बंदे हो। अपुन धीरे धीरे उसकी लिमिट्स चेक कर रहा था ताकि भागने का कोई रास्ता मिले, पर बदकिस्मत से उसका अपुन को छोड़ने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। पिछली रात वो एक पक्के फैसले पर पहुंच चुकी थी। उसे पहली नजर में ही अपुन से प्यार हो गया था। चाहे अपुन का चेहरा हो या रूह, वो किसी भी कीमत पर अपुन को अपना बनाकर रखना चाहती थी। किसी भी कीमत पर। अपुन ने पूछा, तुम्हारा मतलब तुम मुझे जाने नहीं दोगी? उसने कहा, पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अपुन ने जवाब दिया, ल्यूकतान शू। अपना नाम सुनते ही तो उयेन टोंग उठकर बैठ गई। वो अपुन का नाम बार बार दोहराने लगी, जैसे वो इन शब्दों को अपने दिलो दिमाग में छाप रही हो। जितनी बार वो बोलती, अपुन का दिल और भारी होता जाता। ये औरत साफ तौर पर अपुन को कैद करके रखने का मन बना चुकी थी। तो उयेन टोंग बेड से उतरी, कपड़े पहने और अपुन की तरफ मुड़ी। वो जो कपड़े नाइट स्टैंड पर रखे हैं वो एकदम नए हैं। उन्हें पहनकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ, फिर मैं खुद तुम्हें ड्रॉप करने चलूंगी। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और नीचे चली गई। उसके जाते ही अपुन ने राहत की सांस ली। अपुन ने कपड़े उठाए और पहन लिए। जैसे ही अपुन ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, वो किचन में अंडे फ्राई कर रही थी। अपुन डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि जैसे ही अपुन वापस कैंपस पहुंचेगा, सीधा फ्लाइट की टिकट बुक करके कंट्री से बाहर भाग जाएगा। ठीक उसी मोमेंट तो उयेन टोंग मिल्क और ब्रेकफास्ट लेकर आई। खा लो। अपुन वहां एकदम सीधे बच्चे की तरह बैठकर खाने लगा। अपुन ने नोटिस किया कि उसने खुद अपने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था, और अपुन पूछने ही वाला था पर आखिरी सेकंड पर रुक गया। ये खाना अपुन को कांटों की सेज जैसा लग रहा था। कोई इतनी खतरनाक नजरों से घूरेगा तो साला खाना गले से नीचे कैसे उतरेगा? फिर भी अपुन ने जबरदस्ती पूरा खाना खत्म किया। तो उयेन टोंग उठी और बाहर की तरफ चली गई। ऐसा नहीं था कि वो अपुन का वेट नहीं करना चाहती थी। बात यह थी कि वो जानती थी कि अपुन उससे बुरी तरह डरा हुआ है।
उसे डर था कि अगर वो अपुर्ण के पास एक कदम भी और बढ़ी तो अपुर्ण कहीं खौफ के मारे बेहोश न हो जाए। उसने अपनी पूरी लाइफ में आज तक कोई ऐसा मर्द नहीं देखा था जो उसकी मौजूदगी से इतना ज्यादा दूर भागता हो। अपुर्ण ही पहला बंदा था जो ऐसा फील कर रहा था। पूरे रास्ते अपुर्ण ने एकदम चुप्पी साधे रखी तो उयेन टोंग का चेहरा एकदम उतरा हुआ था। क्या यह बंदा सच में उससे इतनी नफरत करता है? उसने एक बार भी बात शुरू करने की कोशिश नहीं की। कल से लेकर इस मोमेंट तक उसके खुद बात शुरू करने के अलावा अपुर्ण ने पूरे टाइम में सिर्फ 2 लाइनें बोली थी। एक तो अपनी जान की भीख मांगते वक्त और दूसरी बस माहौल को संभालने की एक नाकाम कोशिश थी। अपुर्ण ने कहा, पहले एकेडमी चलो, कल सुबह क्लासेस खत्म हो जाएंगी। उसने कहा, मैं तुम्हें शाम को 7 बजे पिक कर लूंगी। अपूर्ण ने तुरंत कहा, 7 बजे मैं खुद वापस आ जाऊंगा। तुम अपने काम पर फोकस करो, शाम को मिलते हैं। उसने पूछा, तुम्हें पक्का यकीन है? मुझसे झूठ बोलने के अंजाम के बारे में अच्छे से सोच लेना। अपूर्ण का दिल जोर से धड़कने लगा। भले ही वो कल से काफी सॉफ्ट बिहेव कर रही थी, पर वो पुराना खौफ अभी भी अपूर्ण की रगों में था। अपूर्ण ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मुझे पूरा यकीन है, पर अंदर ही अंदर अपूर्ण अपने भागने का प्लान सेट कर रहा था। जैसे ही अपूर्ण कैंपस पहुंचेगा उसे घोस्ट कर देगा। अपूर्ण अपने देश की सबसे पहली फ्लाइट बुक करेगा और दोबारा इस इलाके में कभी कदम नहीं रखेगा। तो उयेन टोंग ने एक पल के लिए अपूर्ण की रूह में झांका, फिर चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब तक गाड़ी स्कूल के गेट पर पहुंची, हम दोनों के बीच एक भी लफ्ज नहीं बोला गया। अपूर्ण ने पूछा, क्या अब मैं जा सकता हूं? उसने कहा, क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए और कुछ नहीं है? अपूर्ण को अच्छे से पता था कि वो किस तरह के विदाई के शब्द सुनना चाहती थी। अपूर्ण वहां से भागने के लिए मरा जा रहा था। कल मौका नहीं मिला इसलिए बात नहीं बनी। आज अपूर्ण को यह चांस किसी भी कीमत पर भुनाना था। अपूर्ण ने उसे एक झूठी तसल्ली वाली स्माइल दी। मैं तुम्हें सब कुछ आज रात को बताऊंगा। तो उयेन तोंग ने अपना चेहरा घुमाया और धीरे से सिर हिलाया। काम बन गया। अपूर्ण तो खुशी के मारे उछलने वाला था। अपूर्ण ने कार का दरवाजा खोला और खुद को शांत रखने की कोशिश की। जैसे जैसे अपूर्ण उस खतरनाक औरत से दूर बढ़ रहा था। जैसे ही अपूर्ण एकेडमी के गेट पर पहुंचा, पीछे से अचानक एक आवाज गूंजी। अपूर्ण को मजबूरन पीछे मुड़ करना पड़ा। सड़क के उस पार तो उयेन टोंग अपनी सुपरकार के सहारे खड़ी थी। उसकी आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही थी। ल्यूक तानचू, मेरा नाम तो उयेन टोंग है। इतना बोलने के बाद उसने अपूर्ण को देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी। वो स्माइल उस जैसी औरत के चेहरे पर कुछ ज्यादा ही चमकीली लग रही थी। अपूर्ण ने हिचकिचाते हुए हाथ हिलाया और पलटकर एकेडमी के अंदर चला गया। तो उयेन टोंग ने अपना फोन निकाला और एक कॉल मिलाया। उसकी आवाज एकदम बर्फ की तरह ठंडी हो गई। मोक्सी एकेडमी को चारों तरफ से घेर लो अभी। अपूर्ण तो बस एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था और कल ही अपूर्ण की ग्रेजुएशन फेयरवेल पार्टी खत्म हुई थी। हॉस्टल के रूम में आकर अपूर्ण ने पागलों की तरह अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बटोरे, अपना पासपोर्ट और डिप्लोमा बैग में ठूंसा। अपूर्ण ने फ्लाइट बुक करने के लिए एक बर्नर फोन निकाला। कपड़े या बाकी सामान पैक करने का टाइम नहीं था। अपूर्ण ने अपना बैग उठाया और सीधा बाहर के लिए भागा, पर गेट पर ही अपूर्ण सीधा सफाई वाले से टकरा गया। 15 मिनट बाद एक सफाई वाला कचरे की गाड़ी को धक्का देते हुए धीरे धीरे एकेडमी से बाहर निकल रहा था। वो असल में अपूर्ण ही था जो हुलिया बदलकर भाग रहा था। एकेडमी के बाहर काले सूट वाले गुंडों की फौज खड़ी थी, जिसमें एशियन और वेस्टर्न दोनों टाइप के लोग थे। कैंपस लौट रहे स्टूडेंट्स खौफ के मारे कांप रहे थे। उन्हें लगा कि कोई टेररिस्ट अटैक हो गया है। जैसे ही अपूर्ण गाड़ी को धक्का दे रहा था, दिल की धड़कनें ड्रम की तरह बज रही थी। भगवान का शुक्र है कि अपूर्ण ने पैसे देकर ये कपड़े बदल लिए थे, वरना अपूर्ण पक्का पकड़ा जाता। अपूर्ण ने अपनी हैट नीचे झुका ली और मास्क से आधा चेहरा छिपा लिया। अपूर्ण ने चुपके से देखा कि उन काले सूट वालों के हाथ में क्या था। अपूर्ण के होश उड़ गए जब देखा कि उनके पास अपूर्ण के सोते हुए की फोटोज थी। अपूर्ण की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने बस एक सरसरी नजर डाली और पूछताछ के लिए पास नहीं आए। अपूर्ण आधे घंटे तक उस कचरे की गाड़ी को पागलों की तरह धकेलता रहा और आखिरकार एक दीवार के सहारे गिरकर लंबी सांस लेने लगा। अपूर्ण ने तुरंत अपना बैकपैक निकाला, एयरपोर्ट की तरफ भागने के लिए तैयार। पर जैसे ही अपूर्ण ने सिर घुमाया, खौफ के मारे अपूर्ण के तोते उड़ गए। तो उयेन तोंग थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। उसकी वो डार्क गहरी आंखें सीधा अपूर्ण पर टिकी थी।
ल्यूक तानचू, तुम सच में धोखेबाजी के उस्ताद हो। उसकी आवाज एकदम बर्फ जैसी ठंडी और कातिलाना थी। अपुन पलटा और भागा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा। पर अपुन अभी कुछ ही कदम भागा था कि तो उयेन तोंग ने लपक कर अपुन की कलाई पकड़ ली। एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो धीरे से फुसफुसाई, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स एकदम सच्ची हैं। अपूर्ण इतना शॉक हो गया कि मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो उयेन तोंग ने अपूर्ण को एकदम घोंटने वाले गले से लगा लिया। मैं वेट कर सकती हूँ, मैं तब तक वेट करूंगी जब तक तुम भी मुझसे प्यार नहीं करने लगते। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि उसके काले सूट वाले आदमियों ने आकर अपूर्ण को घेर लिया। आखिरकार अपूर्ण को दोबारा घसीटकर उसी विला में लाया गया। उस दिन के बाद से तो उयेन तोंग एकदम बदल गई। वो रोज खुद अपुन के लिए तीनों टाइम का खाना बनाती और यहाँ तक कि अपुन के कपड़े भी अपने हाथों से धोती थी। चाहे कितनी भी देर हो जाए, वो हमेशा अपुन के पास वापस आती। तो उयेन टोंग ने अपुन को थोड़ी बहुत आजादी दे रखी थी। बस उसके आदमी दूर से अपुन का पीछा करते रहते थे। जब वो अपुन को पूरे फ्रांस के टूर पर ले गई थी, कोई भी चीज जिसे अपुन एक पल के लिए भी देख लेता, वो अगले ही पल जादू की तरह अपुन के सामने हाजिर हो जाती। इन पिछले 3 महीनों में तो उयेन टोंग ने एक बार भी अपना आपा नहीं खोया था। यहां तक कि जब उसे पता होता कि अपुन झूठ बोल रहा है, तब भी वो टोकती नहीं थी। ये उसकी लाइफ का पहला प्यार था और वो इसे अपनी पूरी ताकत से संजोग कर रखना चाहती थी। जब तक अपुन उसकी नजरों के सामने था, उसे दुनिया की किसी और चीज से कोई मतलब नहीं था। रात के 2 बज चुके थे और तो उयेन टोंग अभी तक वापस नहीं आई थी। अपुन बेड पर करवटें बदल रहा था। नींद कोसों दूर थी। पिछले पूरे 6 महीनों में यह पहली बार था जब तो उयेन तोंग इतनी देर तक बाहर रही थी। दिमाग में अजीब अजीब खौफनाक ख्याल आ रहे थे। क्या उसके साथ कुछ बुरा हो गया या उसे कोई नया बंदा मिल गया? जाहिर है इनमें से कोई भी सीन अपुन के भागने के प्लान के लिए बेस्ट था, पर फिर भी अपुन को अंदर से रत्ती भर भी खुशी नहीं हो रही थी। नंगे पैर चलकर खिड़की के पास आते ही अपुन को अचानक एहसास हुआ कि अपुन को सच में उससे प्यार हो गया था। अपुन को वो सीन याद आया जब उसने पहली बार अपुन की जान बचाई थी। जब उसने अपुन को गले लगाया था तो उसके दिल की धड़कन कितनी तेज थी। और अपुन उन शांत पलों के बारे में सोचने लगा जब पिछले आधे साल में हमने साथ में खाना पकाया था। यहां तक कि साथ में टीवी देखना और तारों को निहारना भी याद आ रहा था। उसी बेचैनी के मोमेंट में एक सुपर कार आंगन में आकर रुकी। अपुन भाग कर नीचे गया तो देखा कि तो उयेन तोंग पूरी खून से लथपथ थी। डॉक्टर उसकी क्रिटिकल कंडीशन में गोली बाहर निकाल रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। वो हर सेकंड कमजोर होती जा रही थी। अपुन सोफे के पास घुटनों के बल बैठ गया और पूरी ताकत से उसका हाथ थाम लिया। तो उयेन तोंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बस तुम जिंदा रहो। मैं वादा करता हूं कि तुमसे शादी कर लूंगा। 2 मिनट बाद ही तो उयेन टोंग की तबीयत में एक चमत्कारी सुधार देखने को मिला। डॉक्टर ने आगे की इमरजेंसी सर्जरी शुरू की। टोनी और उसके साथियों ने सबको चुपचाप बाहर निकलने का इशारा किया। 3 दिन बाद उसकी आंखें अपुर्ण की बाहों में खुली। क्या वो बातें सच में सच थी? अपुर्ण ने मुस्कुराकर मजबूती से सिर हिलाया। मैं तुमसे प्यार करता हूं, यही सच है। उस दिन के बाद से हमारा रिश्ता एक गहरे और दीवानेपन वाले प्यार में बदल गया। तो उयेन टोंग का बस चलता तो वो अपुर्ण को अपनी जेब में ही रख लेती। जब भी उसे बाहर जाना होता, वो अपुर्ण से चिपकी रहती और जाने का मन नहीं करती थी। उस दिन जैसे ही तो उयेन टोंग बाहर गई, अपुर्ण को लाम थियन का फोन आया, जो अपुर्ण के हाई स्कूल की क्लासमेट थी। वो फ्रांस में ही एक आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही थी और उसे अपुर्ण की मदद की सख्त जरूरत थी। ये याद करते हुए कि सालों पहले जब अपुर्ण बेहोश होकर गिरा था, तो लाम थियनवू ही अपुर्ण को हॉस्पिटल ले गई थी। अपुर्ण मदद के लिए तुरंत तैयार हो गया। अपुर्ण ने अपने पैरों के दर्द को झेला और उठकर खड़ा हुआ और तो उयेन तोंग के खरीदे हुए एक प्रीमियम सूट को सिलेक्ट किया। ड्राइवर ने अपुर्ण को एग्जीबिशन वाली जगह पर ड्रॉप कर दिया। जैसे ही अपुर्ण बाहर निकला, लाम थियनवू ने अपुर्ण का वेलकम किया। ब्रदर चू, मैं यहाँ आपका ही वेट कर रही थी। तानचू, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर हम सीधा एग्जीबिशन देखने चलेंगे। हम दोनों एक के बाद एक गैलरी के अंदर चले गए। कार के अंदर बैठे ड्राइवर के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। वो एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर चुपके से एक साइड में जाकर फोन मिलाया।
दूसरी तरफ विला का माहौल एकदम अलग था। तो उयेन टोंग सोफे पर आराम से बैठी थी और अपने सामने घुटनों के बल कांप रहे एक आदमी को ठंडी नजरों से घूर रही थी। तू किस तरह मरना चाहता है? वो आदमी बोला। प्लीज, मैं भीख मांगता हूं, मेरी पत्नी और बच्चे को छोड़ दो। मेरे साथ जो करना है करो, पर उन्हें कुछ मत करना। आसपास के गुंडे उस पर ठाके लगाकर हंसने लगे। तो उयेन तोंग अचानक एक डरावनी हंसी हंस पड़ी। अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बोल ले। तो उयेन तोंग ने अपने गैंग के लिए कुछ सख्त कानून बना रखे थे। पहला, कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हाथ नहीं डालना। दूसरा, ड्रग्स से दूर रहना। तीसरा, कभी मिलिट्री या पुलिस से पंगा नहीं लेना। तभी अचानक ऊपर वाले फ्लोर से एक औरत और एक छोटा बच्चा भागते हुए नीचे आए। अपने बाप को जख्मी देखकर वो बच्चा उसकी तरफ लपका। तो उयेन तोंग धीरे से खड़ी हुई और वहां खड़े अपने आदमियों को एक ठंडा ऑर्डर दिया। ध्यान रहे कि यह साला इतनी जल्दी और आसानी से नहीं मरना चाहिए। मामला सेट करके वो मुड़ी और वहां से चली गई। जैसे ही वो अपनी कार में बैठी, ड्राइवर का कॉल आ गया। स्क्रीन पर कॉलर आईडी फ्लैश होते ही तो उयेन टोंग की उंगलियां गुस्से के मारे कांपने लगीं। जब तक उसने फोन काटा, उसकी आंखें गुस्से में एकदम खून जैसी लाल हो चुकी थीं। एग्जीब्यूशन में अपुन ने अपनी घड़ी देखी। सीनियर, मैं अब निकल रहा हूं, मुझे सच में जाना होगा। उसने कहा। रुको, क्यों ना हम आज रात साथ में डिनर करें? अपुन ने कहा। नहीं थैंक्स, मुझे भूख नहीं है। उसने पूछा, क्या क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अपुन ने बिना सोचे समझे सच उगल दिया। हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। इस बात ने लाम थियनवू को अंदर ही अंदर गुस्से और जलन से भर दिया। वो हाई स्कूल के दिनों से ही अपुन पर मरती थी, पर उसमें कभी प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि कहीं दोस्ती भी ना टूट जाए। पूरे 3 साल तक जब भी उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की, अपुन ने उसे भाव नहीं दिया। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वो 7 समंदर पार अपुन के पीछे आई थी। पर यहां आकर पता चला कि अपुन पहले से ही बुक है, जिससे लाम थियनवू वहीं एकदम सुन्न खड़ी रह गई। अपुन बिना पीछे मुड़े सीधा एग्जिट की तरफ पड़ गया। उसकी नजरें कुछ ज्यादा ही भारी और दम घोटने वाली थीं। अपुन जैसा डीला बंदा भी वो गर्मी फील कर सकता था। लगता है आगे से रिजेक्शन का मैसेज किसी और के हाथ भिजवाना पड़ेगा। दोबारा न मिलना ही अच्छा है। उसने कहा, तानचू, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूं। उसकी आवाज सुनकर अपुन ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। अपने ड्राइवर की कार देखकर अपुन उसकी तरफ तेजी से भागा, पर तभी अपुन का पैर फिसला और बैलेंस बिगड़ गया। लाम थियन वू ने अपुन का हाथ पकड़ लिया, पर अपुन ने तुरंत अपना हाथ झटक दिया। थैंक्स सीनियर, पर प्लीज दूर रहिए। तभी तो उयेन तोंग की कड़क आवाज गूंजी। मैं इसके उस हाथ के टुकड़े टुकड़े करने वाली हूं। अपुन ने पागलों की तरह उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश की। प्लीज, क्या हम घर चल सकते हैं? चलो अभी यहां से निकलते हैं। तो उयेन टोंग अपने भड़कते हुए गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना वेपन नीचे किया और अपुन को घसीटते हुए सुपरकार की तरफ ले गई। लाम थियन वो जलन के मारे पागलों की तरह चिल्लाई, तानचू, वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो सिर्फ एक दिल विहीन शैतान है। तो उयेन तोंग पलटी और गोली चलाने के लिए तैयार हो गई, पर अपुन ने सही टाइम पर उसे पीछे धक्का दे दिया। गोली निशाने से चूककर दीवार में जा लगी। तो उयेन तोंग ने अपुन की कलाई को एकदम मरोड़ते हुए पकड़ा और अपुन को कार के अंदर ठूंस दिया। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ कार सड़कों को चीरती हुई सीधा विला की तरफ भागी। तो उयेन तोंग ने सवाल दागा। उसकी आंखें लाल थीं। तूने उसे क्यों बचाया? अपुन सीधा होकर बैठा और पूरे गुस्से में उसे घूरने लगा। वो तो बस अपुन को गिरने से बचा रही थी और तुम उसका हाथ तोड़ने चली थी। तुम तो साला उसे मारने ही वाली थी। क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह सटक गया है? उसने कहा। जो भी मेरे मर्द पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगी, उसकी सजा सिर्फ मौत है। मैं अभी उसका गेम बजाने जा रही हूं। उसने ऑर्डर देने के लिए अपना फोन निकाला। यह देखकर अपुन सीधा बालकनी की तरफ लपका और कूदने के लिए तैयार हो गया। तो उयेन तोंग डर गई और चीखते हुए अपुन को पीछे खींचा। उसकी पूरी आवाज कांप रही थी। मत करो, क्या वो लड़की सच में इस लायक है कि तुम उसके लिए अपनी जान दे दो? अपुन ने सिर हिलाया। मैं बस अपनी आंखों के सामने किसी मासूम को मरते नहीं देख सकता। तो उयेन तोंग चुप हो गई और वहां से चली गई। उस रात अपुन को खौफ के मारे एकदम तेज बुखार चढ़ गया और अपुन इमरजेंसी रूम के बाहर बेहोश हो गया।
जब अपुन को होश आने के बाद डॉक्टर व्हील चेयर पर बाहर लाया तो उयेन तोंग लड़खड़ाते हुए अपुन के पास आई और अपुन का हाथ इतनी मजबूती से थाम लिया कि 1 सेकंड के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। अगली सुबह जैसे ही अपुन की आंखें खुली, अपुन का सामना तो उयेन तोंग की रो रो कर सूजी हुई आंखों से हुआ। उसने बेहद भारी और दबी हुई आवाज में पूछा, क्या तुम्हारी तबीयत अभी भी खराब है? क्या मैं डॉक्टर को वापस बुलाऊं? क्या तुम्हें भूख लगी है, प्यास लगी है? मुझे बताओ। अपुन ने धीरे से उसका हाथ दबाया। तुम एक साथ इतने सारे सवाल पूछ रही हो, भला अपुन कैसे जवाब दे? अपुन को समझ नहीं आ रहा था कि पहले किस सवाल का जवाब दे। तो उयेन तोंग ने अपना सिर नीचे झुका लिया। मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। अपुन जानता था कि वो पिछले वाले सीन के लिए माफी मांग रही थी, पर यह माफी अपुन से नहीं बल्कि लाम थिएन वू से मांगी जानी चाहिए थी। लाम थिएन वू ने तो बस अपुन को सहारा दिया था, पर तो उयेन तोंग ने उस पर 6-6 गोलियां दाग दी थी। वो माफी असल में लाम थिएन वू का हक थी। हॉस्पिटल का वो रूम एकदम सन्नाटे में डूब गया जब तक कि सुबह के राउंड के लिए डॉक्टर नहीं आ गया। तो उयेन तोंग खड़ी हुई और बाहर कॉरिडोर में चली गई। टोनी अभी अभी खाना लेकर पहुंचा था। दूर से उसने अपनी बॉस की उस अकेली परछाई को देखा तो उसका दिल भी बैठ गया। बॉस, अगर आप किसी से प्यार करती हैं तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करना भी सीखना होगा। इन आखिरी शब्दों के साथ उसने खाना नीचे रखा और चुपचाप वहां से निकल गया। तो उयेन टोंग वहीं अपनी जगह पर एकदम सुन्न खड़ी रही। दिमाग से तो वो उसकी एक एक बात समझ रही थी, पर जैसे ही बात अपुन की आती, उसका अपने ऊपर से कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता था। तो उयेन टोंग ने लंच बॉक्स उठाया और वापस रूम में आ गई। अगले दिन दोपहर को जब तो उयेन तोंग अपुन के डिस्चार्ज के पेपर सेट करने में बिजी थी, लाम थिएन वू ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। उसके बाएं हाथ पर सफेद पट्टियों का एक बड़ा सा बंडल बंधा हुआ था। हालांकि उसका चेहरा पहले से काफी ठीक लग रहा था। लाम थिएन वू अपुन के बेड के पास आई। अपुन उसे देखकर एकदम शॉक हो गया और उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। सीनियर, तुम यहां क्यों आई हो? देखो, आई एम रियली सॉरी। तुम यहां से जल्दी निकलो, मेरी गर्लफ्रेंड किसी भी सेकंड आती ही होगी। उसने कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज तक तुम्हारे खिलाफ दिल में कोई बात नहीं रखी। उसने सीधा अपुन की आंखों में देखा। उसका चेहरा एकदम सीरियस था। तानचू, मैं तुमसे प्यार करती हूं। क्या तुम्हें सच में मेरे लिए कभी थोड़ा सा भी फीलिंग्स महसूस नहीं हुई? अपुन के चेहरे पर एक पल के लिए भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखी। लाम थिएन वो मुड़ी और बाहर जाने वाले गेट की तरफ बढ़ने लगी। वो नहीं चाहती थी कि अपुन उसे रोते हुए देखे। जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, पीछे से अपुन की आवाज गूंजी, सीनियर, प्लीज मुझे भूल जाओ। लाम थिएन वू के आंसू आखिरकार छलक पड़े। वो बिना पीछे मुड़े रूम से भाग गई। बाहर कॉरिडोर में टोनी और उसके साथी पागलों की तरह तो उयेन तोंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बॉस, प्लीज आपको शांत होना पड़ेगा। तो उयेन तोंग चिल्लाई, ये साला किस टाइप का बकवास प्लान था तेरा, बेवकूफ। टोनी को इस सिचुएशन में खुद पर बड़ा तरस आ रहा था। उसने तो बस लाम थिएन वू को अपुन से मिलाने का प्लान इसीलिए बनाया था ताकि तो उयेन तोंग के अंदर थोड़ी सी जलन पैदा हो सके। उसे क्या पता था कि जैसे ही तो उयेन टोंग को पता चलेगा, वो सीधा उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ देगी। टोनी ने कहा, बॉस, बस कुछ मिनट और वेट कर लीजिए, लाम थिएन वू बस जाने ही वाली है। उसने कहा, मैं अब और वेट नहीं कर सकती। एक ठंडी नजर के साथ उसने उन दोनों को झटके से पीछे धकेल दिया। फिर वो बिना पीछे मुड़े सीधा हॉस्पिटल के उस रूम की तरफ भागी। उसका दिमाग एकदम डरावने और अजीब ख्यालों का दलदल बन चुका था। क्या लाम थिएन वू ने उसके तान छू को छूने की हिम्मत की? क्या वो औरत अभी उसके कान भर रही है? कॉरिडोर के आधे रास्ते में ही उसका सामना सामने से आ रही लाम थिएन वू से हो गया। दोनों औरतें एक दूसरे के पास से गुजरी, पर किसी के मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकला। वापस रूम में अपुन वॉशरूम जाने के लिए बेड से उतरने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। तो उयेन टोंग अंदर आई और अपुन एकदम हैरान रह गया। अपुन तुरंत समझ गया कि उसका सामना पक्का लाम थिएन वू से हुआ है। शुक्र है कि इस बार कॉरिडोर में गोलियां चलने की आवाज नहीं आई। तो उयेन टोंग ने अपुन को एकदम घोंटने वाले दीवाने गले से लगा लिया। सिर्फ अपुन की गर्मी महसूस करके ही उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था, पर इतने से भी उसकी दीवानगी शांत नहीं हुई। उसने अपुन को जबरदस्ती खिड़की के फ्रेम से सटा दिया और पूरी जंगली ताकत से
अपुन को किस करने लगी। अपुन ने अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। यह सीन करीब 20 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। फिर तो उयेन तोंग ने अपुन की गर्दन में अपना सिर छिपा लिया और पागलों की तरह किस करने लगी। अपुन ने धीरे से उसके सिर को थपथपाया। अब बहुत हुआ, छोड़ो मुझे, मुझे वॉशरूम जाना है, उसने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अपुन बोला। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा, उसने कहा। ठीक है, मैं यहीं वेट करती हूं। जैसे ही अपुन रूम से बाहर निकला, एक अजीब सी घुटन और चिढ़ अपुन के अंदर जाग उठी। बचपन से अपुन हमेशा सीधे और शरीफ लोगों के बीच रहा था। अचानक से ऐसी सनकी और हावी होने वाली औरत के पल्ले पड़ जाना एक ऐसी हकीकत थी जिसे झेलना अपुन के बस का नहीं था। तभी अचानक फर्श पर लुढ़कता हुआ एक सेब अपुन के पैरों के पास आकर रुका। अपुन ने उसे उठाने के लिए नीचे देखा तो पाया कि एक लड़की मुश्किल से 16 या 17 साल की भागती हुई आ रही थी। उसने एकदम फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर ताजे जख्म और नीले निशान साफ दिख रहे थे। वो अपुन के हाथ में रखे उस फल को इतनी भूखी नजरों से देख रही थी कि अपुन ने तुरंत वो सेब उसके हाथ में थमा दिया। वो लड़की वापस कॉरिडोर की तरफ मुड़ी, पर तभी पास से गुजर रहे एक मेडिकल स्टाफ वाले से उसका बैलेंस बिगड़ गया। उस अफरा तफरी में उसका हाथ गलती से अपुन के हाथ से टच हो गया। हम दोनों एक सेकंड के लिए अपनी जगह पर जम गए। उसने जल्दी से अपना सेब उठाया, चेहरा शर्म से एकदम लाल हुआ और कॉरिडोर में गायब हो गई। अपुन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा वॉशरूम चला गया। जब अपुन बाहर आया तो आसमान में एक चमकीला इंद्रधनुष दिखाई दिया। उस खूबसूरत नजारे को देखकर अपुन का उतरा हुआ मूड थोड़ा फ्रेश हो गया। अपुन सीढ़ियों से सीधा छत की तरफ बढ़ने लगा ताकि वहां से नजारा और अच्छे से दिखे। पर जैसे ही अपुन छत के गेट के पास पहुंचा, उस भारी लोहे के फ्रेम के पीछे से किसी के दर्द से कराहने की आवाज आई। एक अजीब से कौतूहल के मारे अपुन ने गेट को जरा सा खोला और अंदर का नजारा देखकर अपुन का खून जम गया। तो उयेन टोंग ने अपनी सैंडल की नुकीली हील से उस लड़की के हाथ को कंक्रीट के फर्श पर बेरहमी से कुचल रही थी। उसकी आवाज एकदम ठंडी थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे मर्द को छुआ। छोटी लड़की कोहाई और टोनी एक साइड में खड़े थे। उनके चेहरे उतरे हुए थे, पर किसी में बीच में पड़ने की हिम्मत नहीं थी। फर्श पर गिरी हुई वो लड़की कोई और नहीं, वही सेब वाली लड़की थी। उसका पूरा बदन नीले निशानों से भरा पड़ा था, पर उसके मुंह से एक किसकी तक नहीं निकल रही थी, जैसे उसने अपनी इस खौफनाक किस्मत के आगे घुटने टेक दिए हों और वो बिना हिले डुले बस वहां पड़ी थी। तो उयेन तोंग ने पैर घुमाकर सीधा उसके सिर पर एक लात मारी, जिससे ताजा खून तुरंत बह निकला और फर्श लाल हो गया। ये देखकर कि वो दोबारा मारने वाली है, कोहाई और टोनी लपक कर आगे आए और उसे पकड़ा। बॉस रुकिए, ये लड़की बोल नहीं सकती, ये गूंगी है, इसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये तो बस मेडिकल बिल भरने के लिए यहाँ पार्ट टाइम काम करती है। इसे कोई आइडिया नहीं था कि आज गलती से इसका हाथ बॉस के आदमी से टच हो जाएगा। बॉस प्लीज, वो भी बाहर आपको ही ढूंढ रहे होंगे। कोहाई के इन शब्दों को सुनकर तो उयेन तोंग का गुस्सा थोड़ा धीमा हुआ। उसने फर्श पर पड़ी उस लड़की को एक आखिरी कातिलाना लुक दिया और अपने पैर पटकती हुई वहां से चली गई। जब उसकी कदमों की आवाज पूरी तरह गायब हो गई, तब अपुन कचरे के डिब्बे के पीछे से बाहर निकला। अपुन ने छत का गेट खोला तो देखा कि वो बेचारी लड़की जमीन पर एकदम लहूलुहान और टूटी हुई पड़ी थी। उसकी आंखें एकदम सूनी थीं और वो आसमान को ताक रही थी, जैसे पूछ रही हो कि साला उसे जान से ही क्यों नहीं मार दिया। उसके लिए तो बस सांस लेना भी एक भारी बोझ बन चुका था। अपूर्ण घुटनों के बल बैठा और अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें यह सब झेलना पड़ा। इस कार्ड का कोई पिन नहीं है, इसे रखो और जाकर अपना इलाज करवाओ। खून से लथपथ उस लड़की ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसने अपने सही वाले हाथ से अपने आंसू पोंछे। वो बिना कुछ बोले बस अपूर्ण को देखती रही, क्योंकि उसके मुंह से आवाज तो निकल नहीं सकती थी। अपूर्ण को अंदर ही अंदर टेंशन होने लगी कि कहीं तो उयेन तोंग का सब्र ना टूट जाए और वो अपूर्ण को ढूंढते हुए यहां ना आ जाए। अपूर्ण थोड़ा आगे झुका और उसका हाथ पकड़कर कार्ड को उसकी हथेली में दबा दिया। जो भी हुआ उसके लिए मुझे सच में बहुत अफसोस है, इतना कहकर अपूर्ण जाने के लिए मुड़ा। पर जैसे ही अपूर्ण ने कदम आगे बढ़ाया, एक बर्फ जैसी ठंडी हथेली ने अपूर्ण का टखना पकड़ लिया। अपूर्ण ने नीचे देखा, लगा कि वो लड़की गुस्से में अपूर्ण को मारेगी।
पर अपुन शौक रह गया जब उसने ऊपर देखकर एक हल्की सी स्माइल दी। वो स्माइल इतनी प्योर और सच्ची थी कि अपुन के दिल को छू गई। अपुन भी उसे देखकर मुस्कुराया और बाइट करने लगा। जैसे ही उसने अपनी पकड़ टीली की, अपुन पागलों की तरह गेट से बाहर भागा। उस लड़की ने बड़ी मुश्किल से खुद को ऊपर उठाया और उस बैंक कार्ड को इंद्रधनुष की रोशनी में देखकर एक बार फिर मुस्कुराई। वापस रूम में आकर तो उयेन तोंग खिड़की के बाहर देख रही थी। मैं अभी तुम्हें मेंस वॉशरूम में ढूंढने गई थी। नर्स ने कहा वो खाली है। तांचू, क्या तुम मुझे घोस्ट कर रहे हो? वो खिड़की के पास गई और एक नंबर डायल किया। फोन काफी देर तक बजता रहा और फिर किसी ने उठाया। बड़ी बहन। दूसरी तरफ से आवाज एकदम शौक में आई। चमत्कार हो गया जो आपने मुझे फोन किया। क्या आप किसी मुसीबत में हैं? उसने कहा, सुन छोटी बहन, फ्रांस के जिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बारे में तूने बताया था, क्या वो अभी यहीं है? उसे बोल कि कल सुबह मुझसे आकर मिले। तो चीरोक दूसरी तरफ एक पल के लिए सुन्न हो गई। हाँ, वो यहीं है। मैं तुरंत अरेंजमेंट करती हूँ, पर मुझे बताओ कि हुआ क्या है। क्या मैं खुद फ्लाइट पकड़कर वहां आऊं? अपुन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो उयेन तोंग ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, और फोन काट दिया। उसने एक टिश्यू निकाला और बड़े प्यार से अपुन के माथे का पसीना पोंछने लगी। इतनी जल्दी में क्यों थे? मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगी, दोबारा ऐसा मत करना। चेहरा साफ करने के बाद उसने बड़े प्यार से अपुन का गाल सहलाया। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर भागने की कोशिश कभी नहीं करोगे, ठीक है? अपुन टेंशन के मारे इतना सुन्न था कि मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्या तो उयेन तोंग को पता चल गया था कि अपुन ने छत पर उसका वो खौफनाक रूप देख लिया है? वही तो वो मोमेंट था जब अपुन ने हमेशा के लिए यहां से भागने का मन बना लिया था। अपुन उसकी इस सन की दीवानगी और बेरहमी को कभी हजम नहीं कर सकता था। भले ही अपुन का एक हिस्सा उससे प्यार करता था, पर मासूम लोगों पर उसका यह जुल्म अपुन को कभी मंजूर नहीं था। अपुन उसे एक या दो बार तो रोक सकता था जब पास हो, पर तब क्या होगा जब अपुन सामने ना हो? अपुन उस वक्त छत पर सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि अपुन को डर था कि अगर अपुन वहां गया तो वो लड़की साला जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। तो उयेन तोंग की इस पागलपन वाली दीवानगी का कोई भरोसा नहीं था। वो इस बात के भी काबिल थी कि पूरी लाइफ अपुन किसी दूसरी औरत को देख भी ना पाए। ये साला कोई जिंदगी नहीं, एक पिंजरा था। अपुन ने इसे खत्म करने का फैसला कर लिया। तो उयेन टोंग ने अपुन की इस चुप्पी को देखा। उसका चेहरा और डरावना हो गया। तांचू, तुम्हारे इस दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तुम किसी दूसरी औरत के बारे में सोच रहे हो या मुझे छोड़कर भागने का प्लान बना रहे हो? उसके अंदर गुस्से का एक तूफान उठा, पर उसकी बची हुई अक्ल ने उसे वार्न किया कि दोबारा पंगा मत खड़ा करो। ज्यादा प्रेशर देने से बंदा और दूर भाग जाएगा। पर तो उयेन तोंग जैसी साइको औरत के लिए अपना आपा काबू में रखना कहां मुमकिन था। उसने अपुन को एकदम घोंटने वाले गले से लगाया और पूछा, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बोलो कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। अपुन का इरादा तो चुप रहने का था, पर उसकी आंखों में वो डरावना पागलपन देखकर अपुन ने जबरदस्ती अपनी कांपती आवाज में झूठ बोल दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अपुन का यह जवाब सुनकर उसने एक डरावनी हंसी हंसी। झूठे, पहले जब तुमने प्यार का इजहार किया था तो तुम्हारी आंखों में सच्चा प्यार दिख रहा था। अब तुम बस लाइंस रट रहे हो जैसे कोई काम निपटा रहे हो। उसके चेहरे पर वो खौफनाक मुस्कान देखकर अपुन डर गया और उसके चंगुल से छूटने की कोशिश करने लगा। तो उयेन टोंग ने तुरंत अपना फोन निकाला। टोनी, इस पूरे फ्लोर को अभी खाली करवाओ, कोई भी हमारे बीच नहीं आना चाहिए। टोनी दूसरी तरफ तुरंत सीन समझ गया। उसने फटाफट अपने आदमियों को बोलकर भीड़ को हटा दिया। इससे पहले कि अपुन को कुछ समझ आता, अपुन को दीवार से सटा दिया गया। तो उयेन टोंग को अपुन की मर्जी से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपुन की फीलिंग्स की धज्जियां उड़ा दी। अपुन कितना सीधा था। अपुन से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। सच तो यह था कि तो उयेन तोंग भी अंदर ही अंदर तड़प रही थी। जिस मर्द को वो चाहती थी वो न सिर्फ दिमाग से उससे दूर भाग रहा था, बल्कि उसका बदन भी उसके छूने से सुन्न पड़ रहा था। तो उयेन तोंग पास आई। उसकी गर्म सांसें अपुन के कान के पास गूंजी। उसने धमकी दी कि अगर अपुन ने और विरोध किया तो मैं ध्यान रखूंगी कि तू 3 दिन तक इस बेड से उठ ना पाए। यह धमकी बदकिस्मत से काम कर गई। अपुन बिना हिले डुले जम गया, पर अंदर ही अंदर एक कसम खाई। अपुन को इस मॉन्स्टर के चंगुल से भागना ही होगा।
उसके लिए जो भी थोड़ी बहुत फीलिंग्स बची थी वो उसी मोमेंट पर पूरी तरह खत्म हो गई। आधी रात बीत जाने के बाद तो उयेन टोंग ने आखिरकार अपुन को फ्रेश किया। सोते हुए अपुन के थके हुए चेहरे को देखते हुए उसने सुना कि अपुन नींद में बड़बड़ा रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। साफ था कि अपुन उसके टॉर्चर के डरावने सपने देख रहा था। उसने इस रिश्ते का कबाड़ा कर दिया था। जब उसकी ये दीवानगी जागती तो वो खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी। उसने सोचा, तानचू अब मुझसे पहले से भी ज्यादा नफरत करता होगा। कल जब तानचू जागेगा तो मुझे उससे दिल खोलकर बात करनी होगी। मैं उसे अपने दिमाग के इस अंधेरे के बारे में बताऊंगी। उसे बोलूंगी कि मैं इलाज कराने के लिए तैयार हूं, चाहे जो करना पड़े। बस तानचू मुझे छोड़कर ना जाए। मैं खुद को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हूं। तानचू को किस टाइप का मर्द पसंद है, मैं वैसे ही बन जाऊंगी। अगर मैं सच में नहीं बदल पाई तो नाटक करूंगी, जिंदगी भर ये रोल प्ले करूंगी। अगर उसे मेरा कत्लेआम नापसंद है तो मैं खून खराबा बंद करने की पूरी कोशिश करूंगी। सब कुछ मंजूर है, बस वो मेरे साथ रहे। सुबह के ठीक 4 बजे फोन की रिंगटोन ने सन्नाटे को चीर दिया। अपुन बेड पर करवट बदलते हुए चिढ़कर अपने कान बंद करने लगा। अपुन ने अनजाने में अपनी तरफ चिपकी उस औरत को एक लात मार दी तो उयेन टोंग फोन उठाने के लिए बैठी और उसका एक हाथ बड़े प्यार से अपुन के कान पर था ताकि आवाज ना आए। दूसरी तरफ से टोनी की आवाज में पूरा खौफ था। बॉस, हेडक्वार्टर पर माफिया ने अटैक कर दिया है। तो उयेन टोंग ने फोन पर अपनी पकड़ मजबूत की। उसने दबी आवाज में अपने आदमियों को इकट्ठा होने का ऑर्डर दिया। मैं 30 मिनट में कंट्री वापस पहुंच रही हूं, इतना बोलकर उसने फोन काटा। उसने अपुन के सोते हुए चेहरे को देखा। सोच रही थी कि अपुन को भी साथ ले जाए या नहीं, पर इस मिशन के खतरे को देखते हुए उसने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो उयेन टोंग एकदम दबे पांव बेड से उतरी और सीक्रेट सेफ से अपना वेपन निकाला। जब उसकी पूरी तैयारी हो गई, वो आगे झुकी और अपुन के चेहरे को ध्यान से देखा और अपुन के होठों पर एक लंबा सा किस करके नीचे चली गई। ड्राइवर कार में सो रहा था जब तो उयेन टोंग ने शीशा खटखटाकर उसे जगाया। उसने ऑर्डर दिया कि अपनी जान पर खेलकर तानचू की हिफाजत करना और उसकी हर एक डिमांड को पूरा करना। ऑन ऑर्डर देकर वो रात के अंधेरे में कार दौड़ा कर निकल गई। किसी को शक नहीं था कि अपुन काफी देर से जाग रहा था। टोनी की वो तेज आवाज फोन से साफ बाहर आ रही थी जिससे अपुन ने पूरी बात सुन ली थी। अपुन ने कालीन का कोना हटाया और अपना पासपोर्ट और आईडी बाहर निकाला जो छुपा कर रखा था। ये वही भागने का रास्ता था जो अपुन यहां शिफ्ट होने के पहले दिन से प्लान कर रहा था। ये गायब होने का एकदम गोल्डन चांस था। अपुन ने फटाफट एक ब्लैक ट्रैक सूट पहना और नाइट स्टैंड पर एक छोटा और कड़क ब्रेकअप नोट छोड़ दिया। उसकी हिंसक आदतों और उसकी इस खतरनाक दीवानगी को आड़े हाथों लेते हुए अपुन ने लिख दिया कि दोबारा कभी अपुन को ढूंढने की कोशिश मत करना। जब तक दुनिया में अंधेरा था, अपुन को हर एक सेकंड का फायदा उठाकर यहां से निकलना था। अगर अब भी नहीं तो जैसे ही तो उयेन टोंग सिक्योरिटी 10 गुना बढ़ा देगी, अपनी आजादी के सारे चांस खत्म हो जाएंगे। इस वक्त अपुन के रास्ते का इकलौता रोड़ा वो ड्राइवर था जो बाहर पहरा दे रहा था। अपुन ने चुपचाप वो लेटर नाइट स्टैंड पर रखा, फिर अंधेरे का फायदा उठाते हुए रूम से बाहर निकला और दबे पांव नीचे की तरफ बढ़ा। अपुन चुपके से किचन में गया, खिड़की को धक्का देकर खोला और बाहर कूद गया। अपुन के पैर एकदम सुन्न पड़ चुके थे। लगा अभी जवाब दे देंगे, पर अपुन ने दांत भींचे और खुद को खड़ा रखा। अपुन पलटा और उस डॉग होल के अंदर घुस गया। ये छेद सालों पहले उस बड़े शिकारी कुत्ते के लिए बनाया गया था जो तो उयेन टोंग के पास था। वो जानवर भी हद से ज्यादा खतरनाक था। उसके अंदर भी अपनी मालकिन जैसा ही खौफनाक गुस्सा था। एक बार वो अपुन पर हमला करने ही वाला था, पर तो उयेन टोंग ने एक सिंगल शॉट मारकर उसका किस्सा खत्म कर दिया था। अपुन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज वही डॉग होल अपुन की जान बचाने का इकलौता रास्ता बनेगा। जैसे ही मैं उस विला के पेरीमीटर से बाहर निकला, मुझे 2 काली सेडान गाड़ियां दिखी जो दूर खड़ी स्टार्ट थी। वहां करीब 7 या 8 गुंडे झुंड बनाकर ताश के पत्ते खेल रहे थे। वो सब के सब टो उयेन थान के वफादार चेले थे। जैसे ही उम्मीद टूटने लगी और डर के मारे मेरी फटने लगी, तभी अचानक उनके लीडर का फोन जोर जोर से बजने लगा। उन्होंने अपने ताश के पत्ते एक तरफ फेंके और तुरंत गाड़ियों में ठूंस गए।
मैंने मौका देखा और साला बिजली की रफ्तार से वहां से रफू चक्कर हो गया। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मेरे पैरों की आवाज को पूरी तरह से दबा दिया था। मैंने अपनी पूरी जान झोंक दी और गली में एक पागलों वाली दौड़ लगा दी। आंखों से आंसू और चेहरे पर बारिश का पानी सब मिक्स हो रहा था। साला समझ नहीं आ रहा था कि ये आजाद होने की भयंकर खुशी थी या फिर कोई छुपा हुआ पछतावा। जब तक मैं मेन रोड पर पहुंचा, सुबह की भोर हो चुकी थी। सड़क पर साला अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई कुत्ता भी नहीं था। तभी अचानक पीछे से एक कमर्शियल वैन आई। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया और गाड़ी रोकने के लिए बीच सड़क पर जाकर खड़ा हो गया। अगर ये ड्राइवर टो येन थान का कोई चमचा नहीं निकला तो समझो अपना काम सेट है और मैं इस नर्क से आजाद। और अगर किस्मत खराब हुई तो फिर से उसी सोने के पिंजरे में जाना पड़ेगा। लेकिन किस्मत अच्छी थी साला। वैन में 3 लोगों की एक भली फैमिली बैठी थी। जब उन्होंने सुना कि मुझे एयरपोर्ट जाना है तो उन्होंने दया करके मुझे रास्ते तक का लिफ्ट दे दिया। और भाई, जब प्लेन आखिरकार हवा में बादलों को चीरते हुए ऊपर गया, तब जाकर मेरी जान में जान आई और मैंने राहत की सांस ली। आखिरकार मैं उस दम घोंटने वाली जगह से भागने में कामयाब हो ही गया। प्लेन सीधे इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा और फ्रांस को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दिया। और ठीक उसी समय अपने देश की तरफ जा रहे एक हेलीकॉप्टर में बैठी टो उयेन थान ने अपना दिल जोर से पकड़ रखा था। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था, मानो शरीर का खून ही सूख गया हो। टोनी और कोहाई उसे चिंता में डूबे हुए देख रहे थे। टो उयेन थान ने अपना फोन निकाला और वही पुराना जाना पहचाना नंबर डायल किया। हेलीकॉप्टर हवा में खतरनाक तरीके से मंडरा रहा था। फोन की घंटी लगातार बजती रही पर किसी ने नहीं उठाया। टो उयेन थान ने एक ठंडी सांस भरी और फोन को जेब में रख लिया। आधे साल बाद आन क्वोक हॉस्पिटल के आईसीयू में पूरे 6 महीने तक कोमा में रहने के बाद आखिरकार टो उयेन थान की आंखें खुली। पूरा अस्पताल का कमरा उसके होश में आने का इंतजार कर रहे लोगों से खचाखच भरा था। टोनी घुटनों के बल उसके बेड के पास बैठ गया। वो लोहे जैसा सख्त आदमी आज एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। बॉस, आखिरकार आप वापस आ गई। 6 महीने पहले उस खतरनाक गैंगवार में टो उयेन थान का ध्यान कहीं और भटक गया था और इसी वजह से माफिया की एक आवारा गोली उसे आकर लग गई थी। डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि ये कभी होश में नहीं आएगी। भगवान का शुक्र है, कोहाई ने रोती हुई आंखों से फुसफुसाया। अगर आप आज होश में ना आती तो हम सब पागल हो जाते। कहाँ है थानचू? तुमने उसे मेरे घायल होने के बारे में तो नहीं बताया ना, है ना? टो उयेन थान ने पूछा। यह सुनते ही पूरे कमरे में साला ऐसा सन्नाटा छा गया मानो सबकी हवा सरक गई हो। टोनी और कोहाई अपनी नजरें चुराने लगे। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उससे नजरें मिला सकें। टो उयेन थान झटके से बेड पर उठी और सीधे बैठ गई। क्या थानचू को कुछ हुआ है? कोहाई ने लाचारी में एक लंबी सांस ली। उसने दराज से एक कागज निकाला और कांपते हाथों से उसे थमा दिया। टो उयेन थान की उंगलियां पूरी तरह कांपने लगी। आधा घंटा बीत गया और वो बस उस कागज के टुकड़े को फटी आंखों से देखती रही। वो एक फेयरवेल लेटर था। थानचू उसे छोड़कर भाग चुका था। सब बाहर निकलो, उसने चीख कर कहा। जैसे ही कमरा पूरी तरह खाली हुआ, टो उयेन थान के आंसू टपकने लगे, जिससे वो कागज भीगने लगा। उसे मेरी बेरुखी से नफरत थी। वो नफरत करती थी कि मैं कितना पत्थर दिल हूं। वो मुझसे चिढ़ती थी कि मैंने उसे आमने सामने अलविदा तक नहीं कहा। तो उयेन थान ने लेटर फाड़ने के लिए उठाया, पर साला हिम्मत नहीं हुई और उसने उसे अपने दिल से भींच लिया। वो उसे बर्बाद नहीं कर सकती थी क्योंकि ल्यूक थानचू की यही आखिरी निशानी बची थी। थानचू, तुम भाग गए, चलो, मैंने तुम्हें आजाद किया। तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं। 1 महीने बाद टो उयेन थान को आखिरकार हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। उसके गुंडे मवाली साले डर के मारे थर थर कांप रहे थे क्योंकि बॉस अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक और जल्लाद बन चुकी थी। उसके पास खड़े होने का मतलब था साला एकदम बर्फ जैसी ठंड महसूस होना। ऐसा लगता था मानो बंदे को हाइपोथर्मिया हो जाएगा। अमेरिका के एक हाई फाई नाइट क्लब में टोनी के 23वें बर्थडे के मौके पर उसने अपनी पूरी टोली को पार्टी करने के लिए बुलाया था। वो वीआईपी लाउंज जहां धूम धड़ाका होना चाहिए था, वहां साला अजीब सा डरावना सन्नाटा था। टो उयेन थान मखमली सोफे पर बड़ी लापरवाही से पसरी हुई थी।
मध्यम टिमटिमाती नियॉन लाइट्स में उसकी परछाई ऐसी लग रही थी मानो कोई सोने की ठंडी मूरत हो। उसने अपनी शराब का ग्लास घुमाया और रूखेपन से बोली, चलो सब कैरी ऑन करो और एंजॉय करो। इन शब्दों के निकलते ही जैसे सबको हरी झंडी मिल गई और पूरा कमरा तुरंत शोर शराबे से गूंज उठा। ग्लासों के टकराने और ठहाकों की आवाजें गूंजने लगी। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख ने पूरा माहौल खराब कर दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। उस अफरा तफरी के बीच एमिली नाम की लड़की अचानक आगे बढ़ी। वो रेंगते हुए टो येन थान की तरफ आई, पर जैसे ही उसने उसकी पैंट को छुआ उसे एक जोरदार लात पड़ी। प्लीज मैनेजर को मत बताना, वो मुझे मार मार कर भूत बना देगा। एमिली फर्श पर रोती रही, ढह गई। लेकिन साला इस कमरे में कोई दूध का धुला नहीं था। टो येन थान ने घृणा से अपना हाथ हिलाया और टोनी को उसे बाहर फेंकने का इशारा किया, पर एमिली ने टोनी का ध्यान भटकते ही एक वाइन ग्लास उठाया और सीधे टो येन थान पर हमला कर दिया। पूरी शराब उसकी ट्राउजर पर गिर गई और साला अगले ही पल एक हड्डी तोड़ने वाली कड़कड़ाहट गूंजी। वो ग्लास सीधे एमिली के सिर पर जाकर फूटा और चारों तरफ खून ही खून फैल गया। टो येन थान गुस्से से कांपने लगी। उसने अपनी जेब से वो सहेज कर रखा हुआ मुड़ा हुआ लेटर निकाला। जैसे ही उसने देखा कि वो लेटर शराब से भीग चुका है, उसकी आंखों में साला खून उतर आया। वो कागज इतना नाजुक था कि छूते ही फट जाता। गुस्से के मारे टो उयेन थान के दांत किटकिटाने लगे। पूरे वीआईपी लाउंज का तापमान साला एकदम 0 डिग्री पर पहुंच गया। जब वो बाहर निकली तो लड़खड़ा रही थी और उस लेटर को छाती से ऐसे चिपका रखा था मानो दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। वीआईपी लाउंज में टोनी ने हर एक लड़की को लात मारकर बाहर निकाल दिया। उसने सिगरेट जलाई। उसका चेहरा फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था। बॉस के उस आदमी का अभी तक कोई अता पता नहीं है। उसने हमें ढूंढने से मना किया है, पर उसकी ये हालत देख दिल टूट जाता है। वो दिन रात बस शराब में डूबी रहती है, बमुश्किल 2 घंटे सोती है। वो हर मिशन पर खुदकुशी करने निकलती है, अब तो बंदूक भी नहीं रखती। तभी नाइट क्लब का मैनेजर भागा भागा अंदर आया। एमिली को खून से लथपथ देख उसने राहत की सांस ली। टोनी ने लापरवाही से हाथ हिलाया, इसे ले जाकर कुत्तों के आगे डाल दो। मैनेजर उसके बाल पकड़कर उसे विला से बाहर घसीट ले गया। इधर तो उयेन थान खून भरी आंखों से टेबल पर रखे उस ब्रेकअप लेटर को घूर रही थी। उसने दर्द के मारे अपना सिर पकड़ लिया। थान चू, तुम्हें मेरे लिए एक नया लेटर लिखना पड़ेगा। कई महीनों बाद आखिरकार टो येन थान ने मेरा ठिकाना ढूंढ ही लिया। मैंने खुद को फ्रांस के एक बेहद शांत और दूर दराज के इलाके में छुपा रखा था। मैं कभी अपनी असली पहचान इस्तेमाल नहीं करता था, यहाँ तक कि अपनी आर्ट एग्जीबिशन में भी चेहरा छुपाता था। अब मैं आखिरकार चीन वापस लौटने की कगार पर था। टो येन थान को मेरी भनक सिर्फ इसलिए लगी क्योंकि उसके जासूस लाम थियन वू का पीछा कर रहे थे। सालों पहले हुए उस कांड के सदमे की वजह से मैंने लाम थियन वू को हर्जाने के तौर पर करीब $15 मिलियन की एक मास्टरपीस पेंटिंग भेजी थी। अगर वो एक पेंटिंग ना होती तो टो उयेन थान मुझे साला कभी ढूंढ ही नहीं पाती। उसने मेरे बैकग्राउंड की पूरी कुंडली निकलवाई और उसे पता चला कि मैं वतन वापस एक ब्लाइंड डेट के लिए जा रहा हूं। ये सुनते ही वो साला ऐसी पागल हुई कि उसने गुस्से में अपना पूरा ऑफिस तहस नहस कर दिया। उसने विदेश जाकर मुझे किडनैप करने की अपनी सनक को जैसे तैसे दबाया। इसके बजाय उसने सीधे अपने देश की पहली फ्लाइट पकड़ी ताकि मेरे लिए जाल बिछा सके। वो देखना चाहती थी कि आखिर वो कौन सा अंधा आशिक है जो उसके मर्द पर डोरे डाल रहा है, और इससे भी बड़ी बात, वो देखना चाहती थी कि मैं कितना बड़ा पत्थर दिल और बेवफा इंसान हूं। होटल के स्वीट में टो उयेन थान अपनी इन काली यादों से बाहर आई और हकीकत में लौटी। वो धीरे से उस बेड की तरफ बढ़ी जहां मैं घोड़े बेचकर सो रहा था। भले ही मैं उसके ठीक सामने था, पर उसका दिल अंदर से बिल्कुल खाली और तड़प रहा था। वो मुझसे कुछ दिन पहले ही देश वापस आ चुकी थी। कल रात जब वो अपनी 9 बहनों के साथ एक बार में दारू पी रही थी, तभी उसे खबर मिली कि मैं आ गया हूं। टो येन थान खुशी के मारे पागल हो गई। लेकिन जब वो मुझे ढूंढते हुए आई तो उसने देखा कि जिस मर्द के लिए वो दिन रात तड़प रही थी, वो उसकी याद में रोने के बजाय लड़कियों का डांस देखने में मग्न था। और कोई साधारण डांस नहीं, बल्कि लड़कियों की पूरी फौज नचवा रहा था। टो येन थान को यह धोखा हजम नहीं हुआ। तभी अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा और हमारी नजरें मिल गईं। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी ऐसा खूंखार गुस्सा महसूस नहीं किया था, पर उसे पूरी तरह पागल तो इस बात ने किया कि उसे देखते ही मैं साला दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। क्या मैं कोई भूत हूं? क्या मैं वाकई इतनी डरावनी हूं? या फिर मैंने तुम्हें ढंग से प्यार नहीं किया?
टोयन थान गद्दे के कोने पर घुटनों के बल बैठ गई और सोते हुए मुझे घूरने लगी। वो जितना मुझे देखती उसका गुस्सा साला उतना ही उबलता जाता। तुम ये सब कांड करके इतनी चैन की नींद सो कैसे सकते हो भाई? अगली सुबह जैसे ही मेरी आंखें खुली, पूरे बदन में साला भयंकर दर्द का झटका लगा। तभी अचानक फोन की रिंगटोन ने सन्नाटे को चीर दिया। मैंने फोन निकाला और उठाया। क्यों थानचू भाई, पिछले 2 दिनों से मजे मार रहे हो ना? दूसरी तरफ से वान वान हाई की कमीनी और मजे लेने वाली आवाज आई। मेरा चेहरा तुरंत उतर गया। मैंने बगल में सो रही उस डायन को देखा और फोन में फुसफुसाते हुए बोला, चुपचाप होटल आ और मुझे यहां से निकाल, अभी के अभी, जल्दी कर। वान वान हाई एकदम से सन्न रह गया। कल ही उसने तू पाकतू से शर्त लगाई थी कि टोयेन थान पक्का मेरी सन की एक्स है और पुराना प्यार फिर जागेगा। पर मेरी आवाज सुनकर उसे लगा, ये साला होस्टेज की तरह क्यों बात कर रहा है? मैं अभी आ रहा हूं। वान वान हाई ने बकवास बंद की, चाबी उठाई और सर पर दौड़ लगा दी। मैंने फोन काटा और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा, पर तभी पीछे से एक हाथ ने मेरी शर्ट दबोच ली। मुझे झटके से वापस बेड पर पटक दिया गया। टोयन थान मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गई। थान चू, तुमने उसे सीधा जवाब क्यों नहीं दिया? क्या पिछले 2 दिन तुम्हारे लिए काफी नहीं थे? ओ साइको औरत, मैंने अपनी नजरें चुराई। मुझे बस घर जाने दो, हम बाद में बात करेंगे। ओहो, तुम जाने के लिए बिल्कुल आजाद हो जानू, पर पहले हम कोर्ट मैरिज करेंगे। क्या? मैं झटके से उठ बैठा। मैं तुमसे कतई शादी नहीं करने वाला। ये औरत कितनी डरावनी है ये बात अलग है, पर मेरा प्यार तो इसके लिए कब का मर चुका था। भला मैं इस बेतुकी मांग के लिए कैसे मान जाता? देखो थानचू, मैं तुमसे कोई नेगोशिएशन नहीं कर रही हूँ। मैंने अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो साले बहते ही चले गए। टोयेन थान, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब पास्ट है। खुद को भी बख्श दो और भगवान के लिए मुझे भी छोड़ दो। तुम कह रहे हो कि पास्ट को भूल जाऊं? मैं तुम्हारी तरह इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? क्या तुमने मुझसे कभी सच में प्यार किया था? तुम हमें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हो? उसके इस सवाल ने मेरे सीने में पैनिक पैदा कर दिया। शायद कभी किया था, पर वो प्यार इतना पाक नहीं था। तुम्हें बस इस बात का वहम है कि तुम्हारा कंट्रोल खो गया। देखो थानचू, मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकती। ये कहते हुए उसने कांपते हाथों से मेरे गाल को छुआ। मुझसे शादी कर लो प्लीज, बस मेरे पास रहो, तुम्हारी याद में मैं मरी जा रही हूँ। मैं एकदम पत्थर बनकर बैठा रहा, कोई जवाब नहीं दिया। टोयन थान ने मेरा हाथ पकड़ा और उसे अपने धड़कते हुए दिल पर रख दिया। बहुत दर्द हो रहा है, मैं भीख मांगती हूँ, मेरी मदद करो। ठीक उसी पल फोन फिर चिल्लाया। टोयन थान ने झपट कर फोन उठाया और तुरंत बात की। मैं खुद उसे लेकर आ रही हूँ। उसने बिना कोई जवाब सुने फोन काट दिया। वो मेरी चैट हिस्ट्री खंगालने लगी और उसका चेहरा साला एकदम डायन जैसा हो गया। ये को थान तू ये कौन है बे? वो अचानक मेरा गला दबाने लगी और उसकी आंखें लाल हो गई। तुम उसके साथ रहना चाहते हो ना? यही बात है ना? उसने मेरा गला तब तक दबाया जब तक चेहरा लाल नहीं हो गया। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं सांस के लिए तड़प रहा था। आखिरकार उसने हाथ हटाया और फोन मुंह पर मारा। उसे अभी बोलो कि तुम्हारी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। मैंने कांपते हाथों से फोन लिया। कोथान तुयेत विदेश में मेरी मकान मालिकन थी, जिसने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। मैंने सोचा था कि वतन लौटकर मैं उसके साथ रिलेशनशिप शुरू कर दूंगा, पर जैसे ही मैंने कॉल उठाया तो उयन थान ने फोन झपट कर स्पीकर पर डाल दिया। मेरे बाबू, क्या तुम जल्दी वापस आ रहे हो? कोथान तुयेत की मीठी आवाज आई, जबकि टोयेन थान मुझे जानलेवा नजरों से घूर रही थी। कोथान तुयेत, मैं अब कभी वापस विदेश नहीं आऊंगा। टोयेन थान ने मेरा जबड़ा भींचकर चुप रहने का इशारा किया। मेरी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मेरी अब गर्लफ्रेंड है, मुझे कभी फोन मत करना। नहीं, मैं अभी फ्लाइट पकड़कर तुमसे मिलने आ रही हूँ। मैं डर के मारे सुन्न पड़ गया। मुझे पता था कोथान तुयेत सीरियस है। टोयेन थान ने एक डरावनी हंसी हंसी जो रोंगटे खड़े कर दे। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। टोयेन थान ने यह जहरीले शब्द को थान तुयेत के लिए कहे। क्या ऐसा है मिस टू? मैंने तो कभी टो उयन थान का असली नाम उसे नहीं बताया था, फिर उसे कैसे पता चला? थान तुयेत, दूर रहो, यहां मत आना, ये साली पूरी साइको है। मैंने फोन छीनने की कोशिश की। टो उयन थान ने फोन सीधे दीवार पर दे मारा और उसके परखच्चे उड़ गए। वो खिड़की की तरफ मुड़ी। उसके बदन से साला नफरत की लपटें निकल रही थी। क्या तुम वाकई उसके मरने से इतना डरते हो? उसने तंज कसते हुए पूछा। मैं पूरी तरह हार मान चुका था। प्लीज मेरे चक्कर में और बेगुनाह लोगों को मत मारो। बेगुनाह? उसने हंसकर पलटते हुए कहा। तुम्हें सच में लगता है वो उतनी भोली है जितना नाटक करती है? मैंने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों का क्या पंगा है, बस ये बकवास बंद करो। कभी नहीं, मैं अपनी इच्छाओं से समझौता नहीं करती। तो उयेन थान ने दूसरा बैकअप फोन निकाल लिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। रुको, मुझे सोचने के लिए 10 सेकंड दो। उसने उल्टी गिनती शुरू कर दी। 10, 9, 8, 7। मैंने हताशा में आंखें बंद कर ली। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। ये सुनते ही वो साला पागलों की तरह एक्साइटेड हो गई और मुझे गले से लगा लिया। उसने मेरे चेहरे पर चुंबन की बौछार कर दी। मैं उसे हटाने की नाकाम कोशिश करता रहा। पूरे 10 मिनट के टॉर्चर के बाद उसने मुझे छोड़ा। जब हम दोनों ने ढंग के कपड़े पहने तो उसने अपनी गन कमर में ठूंस ली। उसने मेरा बैग उठाया और मुझे बाहर घसीट ले गई। कोर्ट की तरफ जाते हुए उसकी लैम्बोर्गिनी साला बुलेट की तरह दौड़ रही थी। हर रेड लाइट पर वो मुझे किस करने लगती। उसके होठों की वो शातिर मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। 1 घंटे बाद मैरिज ब्यूरो के सामने खड़े होकर वो हमारे मैरिज सर्टिफिकेट को प्यार से निहार रही थी। पतिदेव, चलो रिंग खरीदने से पहले कुछ खा लेते हैं, ठीक है? बिना मेरा जवाब सुने वो मुझे एक बच्चे की तरह खींचने लगी। मैंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि साला अब कुछ भी बोलना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। शाम को जब उसने मुझे घर छोड़ा तो उसका मूड फिर खराब होने लगा। पतिदेव, आज हमारी शादी का दिन है, तुम्हें पूरी रात मेरे साथ बितानी चाहिए। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी चिकचिक से साला मेरे सिर में भयंकर दर्द होने लगा। बस मुझे कार से उतरने दो। गुस्से में तुम और भी हैंडसम लगते हो पतिदेव। वो कमीनी लाड से मुस्कुराई। मैं सच में यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये वही इंसान है। मैं झटके से उसका हाथ छिटककर कार से ऐसे भागा मानो किसी क्राइम सीन से भाग रहा हूं। तो उयन थान मुझे जाते हुए देखकर पागलों की तरह हंसने लगी और सर्टिफिकेट को चूमने लगी। वो कार में काफी देर बैठी रही और फिर चली गई। ल्यूक फैमिली के विला के गेट पर बटलर ली मुझे देखकर रो पड़े। छोटे मालिक, आखिरकार आप घर वापस आ गए। मैंने उन्हें गले लगाया। रो मत ली, मैं वापस आ गया हूं तो खुशियां मनाओ ना यार। आपको देखना किसी वरदान जैसा है छोटे मालिक। बूढ़ा आदमी बेहद खुश था। क्या तू बाकतू ने जो कहा वो सच था? वो तैयार नहीं था, पर मैं तो था। ये शब्द मेरे मुंह तह से अनजाने में निकल गए। मैं उन्हें कड़वा सच बताकर रिस्क नहीं ले सकता था। तू और वान वान हाई ने मुझे बचपन से छोटे भाई की तरह पाला था। अगर उन्हें पता चला कि ये जबरदस्ती की शादी है तो वो साले टो येन थान से सुसाइड मिशन पर भिड़ जाएंगे और टो फैमिली के रसूख के आगे उनकी कोई औकात नहीं थी। मैं किसी को इस लफड़े में नहीं घसीटना चाहता था। तू एंड वान वान हाई ने एक दूसरे को देखा। उनका दिल बैठ गया। वो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। जब भी मैं झूठ बोलता हूं मेरी आवाज की पिच बदल जाती है जिसका मुझे खुद पता नहीं चलता। वान वान हाई लड़खड़ाते हुए वाइन कैबिनेट के सहारे टिक गया। वो अपनी लाइफ में चाहे जितना कांड करे उसे वो संभाल सकता था, पर मुझे इस हाल में नहीं देख सकता था। टो येन थान साली नंबर 1 की कचरा औरत है। वान वान हाई ने कॉफी टेबल से चाकू उठाया और उसे खत्म करने के लिए भागने लगा। मैंने उसे रोका। पागल मत बन, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। सॉरी, तुम्हें डरा दिया। तू ने वाइन का ग्लास गटका और सीधे टो उयेन थान का नंबर घुमा दिया। तुम मेरी बात सुनो, ओ साइको औरत। उस समय टो की सारी बहनें इकट्ठा थीं। लाख चू ने फोन को स्पीकर पर डाल रखा था और सब हैरान थी। टो उयेन थान ने घर आते ही शादी का बम फोड़ा था। झटका लगा, पर बहनें खुश थीं क्योंकि उनकी पत्थर दिल छोटी बहन को आखिरकार कोई पसंद आ गया था। हालांकि उसने घर वालों से बिना मिले ही शादी रजिस्टर कर ली थी, पर यह उसका स्टाइल था। उन्हें लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीजें बड़ी बहनें और बुजुर्ग संभाल सकते थे और बाद में ल्यूक फैमिली से माफी मांग लेते। बड़ी बहन इतनी खुश थी कि खुद किचन में दावत बनाने चली गई थी। वो अंदर कदम ही रख रही थी जब तू का फोन आया। उसने उत्सुकता में फोन स्पीकर पर डाल दिया। उसे लगा नया जीजाजी इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है, पर साला यहां तो गाली गलौज शुरू हो गई। सोफे पर बैठी दूसरी और तीसरी बहनें शराब पीते हुए खांसने लगी। सिर्फ टो येन थान शांत बैठी सर्टिफिकेट पर मेरा चेहरा सहला रही थी। एक हल्की सी शातिर मुस्कान उसके होठों पर थी। तूची दुख किचन से बाहर आई और हाथ सुखाते हुए गुस्से में बोली, क्या तुम्हारा दिमाग सटक गया है? मेरा दिमाग सटका है। अपनी साली बहन से पूछो क्या घटिया हरकत की है उसने। मुझे लगा था टो फैमिली शरीफ है, पर तुम्हारी ये घटिया चालें साली बेहद घिनौनी और रिपल्सिव हैं। तू के इस इल्जाम से सारी बहनों के चेहरे काले पड़ गए। तू ची दुख गुस्से से तमतमा उठी। उसकी आवाज गुस्से के मारे कांप रही थी। तू साफ साफ बताओ क्या बकवास है। पर इससे पहले कि वो बोलती, फोन कट गया।
बहनों को समझ आ गया कि कुछ तो बड़ा लोचा हुआ है और जड़ उनकी छोटी बहन ही है। विला का माहौल साला एकदम भारी हो गया। मैंने तू बागतू से फोन छीना और बोला, मैंने कहा ना मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, प्लीज दूर रहो। तू बागटू और वान वान हाई बेबसी से मुझे देखने लगे, क्योंकि टोकलैंड के आगे उनकी कोई बिसात नहीं थी। थानचू, मैं तुम्हें अभी देश से बाहर भगा रहा हूं। तू यही प्लान सोच रहा था। उसे लगा यही एक रास्ता है कि मैं विदेश जाकर छुप जाऊं जब तक इस डायन का भूत ना उतरे। पर मुझे पता था कि उस साइको औरत के आगे ये सब पैंतरे बेकार हैं। वो पाताल से भी ढूंढ निकालेगी, और तब जो लोग मेरी मदद करेंगे उनका क्या हश्र होगा, मैं सोचकर ही कांप जाता था। मैं अपने दोस्तों को बर्बाद नहीं होने दे सकता था। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने शादी रजिस्टर कर ली है। ये सुनते ही उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बेजान बुत बन गए। मैंने वाइन की बोतल निकाली और उनके हाथों में ग्लास थमाते हुए नकली मुस्कान के साथ कहा, आज रात कुछ मत सोचो, बस तब तक पिएंगे जब तक ढेर ना हो जाए। हमने घर से शुरू किया और पीते पीते गेट के बाहर बेंच पर आ गिरे, पूरी तरह टल्ली होकर। तभी अचानक कई सुपर कारें दहाड़ती हुई आईं और हमारे सामने ब्रेक मारी। नशे में मुझे लगा कि मैं फिर से विदेश में हूं। मैं हड़बड़ाकर भागने लगा। तू और वान वान भाई हैरान थे। अरे भाग क्यों रहा है भाई, लड़कियों ने क्या इतना डरा दिया है? मैंने हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम भी भागो सालो, टेररिस्ट आ गए हैं, उनके पास गन है। ये सुनकर दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। पर कार से उतरने वाले टेररिस्ट यानी टो उयेन थान और उसकी बहनें वहीं जम गई। टो उयेन थान सीधे मेरे पास आई और गले लगा लिया। पतिदेव, इतनी दारू क्यों पी ली यार? उसने मेरे गाल को छूना चाहा पर मैं पीछे हट गया। उसे देखते ही मेरी बची कुची वाइन का नशा उतर गया और थकान हावी हो गई। क्यों साली बार बार आ जाती है? तभी बागतू ने कहा, थान चू, यहाँ कोई पराया नहीं है, बोल दे जो तेरे दिल में है। साफ साफ कह दे, मैं भी देखूं तो फैमिली कैसे फैसला करती है। उसने बड़ी बहन तू ची दुख को इसलिए बुलाया था ताकि वो इस साइको की पागलपंती को कंट्रोल कर सके। और अब तू पूरी टू फैमिली का स्टांस देख रहा था। अगर ये रास्ता बंद मिला तो वो कोई दूसरा प्लान बनाता। मैं भी बागतू को निराश नहीं करना चाहता था। मैंने सारा गुस्सा टोयेन थान पर निकाल दिया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और न ही शादी करना चाहता था। मुझे छोड़ दो साला। दूसरों की जान की धमकी देना बंद करो। ये सुनते ही 9 बहनों के चेहरे सफेद पड़ गए। टोयेन थान आगे बढ़ी और प्यार से बोली, थान चू, तुम नशे में हो। कल सुबह जब दिमाग ठिकाने आएगा तब बात करना। इस खुली धमकी को सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं पूरी तरह होश में हूं। अब मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं बनूंगा। तो उयेन थान का भी साला सटका और उसकी आंखें लाल हो गईं। ठीक है, तो मैं खुद तुम्हारा नशा उतारती हूं। उसने फोन निकालकर स्क्रीन मेरे मुंह पर दे मारी। स्क्रीन पर जख्मी विक्टिम को देख मेरी सांस अटक गई। मैंने फोन छीनना चाहता पर उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। अब उतरा नशा, मेरा दिल बैठ गया, शरीर बेजान हो गया। तू और वान वान हाय मुझे संभालने लपके, पर बड़ी बहनों ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। 1 इंच भी आगे नहीं आने दिया। टोयेन थान ने मुझे भींच लिया और पीठ सहलाते हुए पागलों की तरह पूछने लगी, थान चू, अब तो अक्ल ठिकाने आई? मैंने मुट्ठियां भींच ली और सूनी आंखों से कहा, तुमने वादा किया था कि किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाओगी, क्यों किया? उसने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में भयंकर दर्द था। तो फिर मेरा क्या थानचू, मेरा क्या? तुम दुनिया भर के एरे गहरे नत्थु खैरे पर अपनी दया लुटाते हो, पर मेरे लिए तुम्हारा प्यार एक लग्जरी क्यों है? क्या मेरे साथ रहना नर्क है? 9 बहनों ने अपनी छोटी बहन की ये बेबसी देखकर गुस्से में मुट्ठियां भींच ली, पर मेरा ध्यान तो स्क्रीन पर को थान तुयेत के गनशॉट जख्मों पर था। शुक्र है वो बच गई थी। दुआ है वो अब कभी वापस न आए। मेरी आंखों में राहत देखकर टो उयेन थान का चेहरा साला और पीला पड़ गया। मुझे बहुत ठंड लग रही है अंदर बाहर से। सच बताओ थानचू, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? सब सांस रोककर मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे, पर अगर मैं हाँ कहता तो वो को थान तुयेत का डेथ वारंट होता। मैंने 2 सेकंड बाद अपना आखिरी फैसला सुनाया, मैं उससे प्यार नहीं करता। ये सुनते ही बहनों ने राहत की सांस ली, पर टो उयेन थान ने मुझे धक्का दिया और पागलों की तरह हंसने लगी। प्यार नहीं करते? हाँ। उसने अपना दिल पकड़ लिया और साला अगले ही पल उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। बहनें उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए लपकी, पर उसने सबको झटक दिया। उसकी दुनिया में सिर्फ मैं था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ घसीटने लगी। दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, पर उसने वान वान हाय को ऐसी लात मारी कि वो दूर जा गिरा। तू मिन्ह नगुयेत ने उसे उठाया। उसका भी पारा चढ़ चुका था।
तू बाग तू को बड़ी बहन ने पकड़ रखा था। अपने दोस्त की ये हालत देख मुझे साला भयंकर गुस्सा आया, पर मैं उसकी पकड़ से आजाद नहीं हो पाया। न जाने क्या सूझा, मैंने अपनी पूरी ताकत से टो उयेन थान के हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए, मानो नस ही चबा जाऊंगा। पर साला कमाल है, इस दर्द से उसे एक अजीब सी दीवानगी और खुशी महसूस होने लगी। वो मुस्कुराने लगी। ये देखकर तू सहम गया और बहनें भी हैरान रह गईं। वो मुस्कुराते हुए मेरे बालों को सहलाने लगी। मुझे समझ आ गया कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है। ये साली पूरी पागल सन की साइको औरत है। मैंने दांत हटाए तो उसने अपना खून से सना हाथ फिर मेरे मुंह के आगे कर दिया कि और काटो। मैं डर कर पीछे हटा। टोयेन थान ने मुझे कार में पटका और गाड़ी भगा ले गई। मैंने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि कीमत मेरे अपनों को चुकानी पड़ती। मैंने आंखें बंद कर ली। गाड़ी एक सुनसान वीराने में जाकर रुकी। आंखें खोलकर मैंने बाहर का अंधेरा देखा और पूछा, अब क्या नया कांड करने का इरादा है साला? वो आराम से अपनी पट्टी बांध रही थी और बोली, खुद ही अंदाजा लगा लो पतिदेव। मैंने कार का दरवाजा खोलना चाहा, पर उस पागल ने लॉक कर रखा था। सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आने लगी क्योंकि पिछले 2 दिनों से मेरी जो बैंड बजी थी वो मेरी बर्दाश्त के बाहर था। मैंने उसकी तरफ पीठ की और सो गया, पर जैसे ही आंख लगी उसकी डरावनी आवाज फिर आई, थैंक यू, जरा जेब से मेरा फोन निकालो। मैंने इग्नोर करना चाहा तो धमकी मिली, अगर मदद नहीं की तो तुम्हारे उन दोनों जिगरी यारों और वतन से दूर बैठी उस मकान मालिकन को कुत्ते की मौत मारूंगी। मैं झटके से उठ बैठा। क्या तुम सच में पागल हो? बिना धमकी दिए तुम्हारा खाना हजम नहीं होता क्या साला? वो मुस्कुराई। हाँ, मैं साइको हूँ साला। ऐसा लगा मानो दीवार पर सिर मार रहा हूं। वो अचानक मेरे ऊपर पूरी तरह ढह गई और बोली, खुद ही ढूंढ लो फोन। मैं चिढ़कर उसकी जेब में हाथ डालने लगा, पर जैसे ही उंगलियां फोन से छुई उसने मुझे नीचे दबोच लिया और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने मेरे होठों को अपने होठों से लॉक कर दिया। वो किस एकदम उसकी तरह ही हिंसक और जबरदस्ती वाला था। अगले दिन दोपहर को वो मुझे एक सुनसान प्राइवेट विला में ले गई। अचानक नींद से जगाए जाने पर मेरा पारा 7वें आसमान पर था। टो उयेन थान, तुम सच में पागल हो साला। न जाने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो ये पल्ले पड़ी। मैं नहाकर फिर बेड पर सो गया। दोपहर के 2 बजे फोन फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा। टो उयेन थान कब से जाग रही थी। जुदाई के दिनों में वो बमुश्किल 2 घंटे सो पाती थी, पर अब जब मैं पास था तो उसे डर था कि ये कोई हसीन सपना ना हो। वो मुझे बाहों में भींचकर चैन की सांस ले रही थी। फोन बजता रहा पर उसने नहीं उठाया। उसे बस मेरा वो चिढ़ा हुआ चेहरा देखना था जैसा पुराने दिनों में हुआ करता था। वो मुस्कुराई, उठी और फोन काट कर नीचे चली गई। जब हम दोनों नीचे पहुंचे तो वो किचन में खाना बनाने चली गई और सिर बाहर निकालकर बोली, पतिदेव, डिनर में क्या खाओगे जानू? मैं सेब चबाते हुए बिना देखे ही लापरवाही से बोला, मुझे फ्राइड चिकन चाहिए। उसने सेब को देखा और चिढ़ गई। मैंने नाटक करते हुए कहा, नहीं मिलेगा क्या? चलो फिर हॉट पॉट बना दो। हॉट पॉट का नाम सुनते ही उसका चेहरा काला पड़ गया क्योंकि वो मुझे कभी ऑयली और स्पाइसी जंक फूड छूने नहीं देती थी। मेरे नाजुक पेट की वजह से उसका सख्त डाइट प्लान रहता था, पर आज मुझे उसकी फिरकी लेनी थी। उसने कहा, बिल्कुल नहीं। मुझे हंसी आ गई पर मैंने चेहरा गंभीर रखा। तो फिर स्पाइसी बॉइल्ड पोर्क बना दो। ये भी नहीं होगा क्या साला? अगले ही पल उसने सेब छीन कर फेंका और मुझे सोफे पर दबोचते हुए शातिर मुस्कान के साथ बोली, लगता है पतिदेव का पेट कुछ ज्यादा ही भरा है, तो पहले मुझे तृप्त करो। मैं तुरंत हड़बड़ाया, मैगी बना दोगी क्या प्लीज? मुझे बस तुम्हारे हाथ की मैगी खानी है। ये सुनते ही उसके चेहरे का गुस्सा शांत हुआ। उसने मेरे बाल सहलाए और किचन में चली गई। तब जाकर मेरी जान में जान आई। ये हमारा पुराना तरीका था खाना ऑर्डर करने का, वरना आज फिर बेडरूम मैराथन हो जाता साला। वो किचन में बहुत तेज थी। 10 मिनट में मैगी का कटोरा लेकर आ गई। मैंने चॉपस्टिक उठाई और टूट पड़ा। साला जब से उसे छोड़कर भागा था ऐसा स्वाद नसीब नहीं हुआ था। वो बगल में आकर बैठ गई। मुझे खाते देख उसके दिल में दर्द हुआ क्योंकि मेरे जाने के बाद वो कुछ भी खाती तो उल्टी कर देती थी। उसने सिर्फ मेरी पसंद की चीजें बनाना सीख लिया था ताकि उसे लगे मैं कहीं गया ही नहीं। ये उसका वहम था। मैं खाने में मगन था और उसकी नशीली आंखें मुझे घूर रही थी। मैं जानता था वो मुझसे बेइंतहा पागल प्यार करती है, मेरे लिए अपना दिल भी निकाल कर दे सकती है, पर हम दोनों 2 अलग दुनिया के थे। उसकी वो खून की प्यास और सनक मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब वो बेगुनाहों पर हाथ उठाती तो वो लाइन मैं पार नहीं कर सकता था।
वो चाहती थी उसकी दुनिया में सिर्फ वो रहे जो मेरे लिए दम घोंटने जैसा था। पहले लगा मैं उसे बदल दूंगा, पर वो बस एक वहम था। उसकी ये साइको फितरत उसकी रूह में बसी थी। उसने पूछा, खाना क्यों रोक दिया? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने सिर हिलाया और खाने लगा। तभी बड़ी बहनें टो ची दुक और टो मिन्ह नगुयेत एक डॉक्टर औरत के साथ अंदर आई। वो सोफे पर बैठ गई। मैंने टो उयन थान से कहा, तुम अपना काम निपटाओ, मैं खा रहा हूं। पर वो हिली नहीं। इतने लोगों के सामने खाने में मुझे अजीब लग रहा था, तो मैंने टेबल के नीचे से उसे लात मारी। तब जाकर वो उठी, मेरे सिर पर हाथ फेरा और सोफे की तरफ बढ़ी। उसकी बहन ने उसे एक पॉलीग्राफ मशीन थमाई। उसने बिना कुछ पूछे उसे कलाई पर बांध लिया। वो 1 साल से इस साइकियाट्रिस्ट सेशन से गुजर रही थी। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और पूछा, मिस्टो शुरू करें? तो उयन थान ने कहा, शुरू करो। मैं मैगी खाते हुए सोचने लगा कि ये क्या नया ड्रामा है साला। क्या आपको जान लेना पसंद है? उसने कहा, हाँ। मशीन शांत रही, यानी वो सच बोल रही थी। डॉक्टर ने गहराई से पूछना शुरू किया, क्या आपने कभी अपने परिवार को जान से मारने का सोचा है? उसने कहा, हाँ। मशीन फिर भी शांत थी। माता पिता, बहनें और पति भी, सबके बारे में सोचा है? उसने कहा, बिल्कुल सही। ये सुनते ही कमरे में बैठे हर बंदे की हवा सरक गई। मेरा भी साला निवाला गले में अटक गया। ये औरत वाकई भयंकर बीमार और साइको थी, जो अपनों को मारने की सोचती थी। डॉक्टर के माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा नहीं था कि केस इतना बिगड़ा हुआ है। ऐसा लगा मानो उसकी इंसानियत खत्म हो चुकी है, पर उसे आगे बढ़ना था। क्या कोई ऐसा पल है जब आपका खून करने का मन नहीं करता? उसने कहा, कभी नहीं। और साला तभी झूठ पकड़ने वाली मशीन में भयंकर सायरन बज उठा। बहनों के चेहरे पर उम्मीद की किरण जागी। डॉक्टर भी एक्साइटेड हो गई कि साला ये अभी पूरी पागल नहीं हुई है। कोई तो एक पल है जब इसकी हैवानियत थम जाती है। अगर वो पल मिल जाए तो इलाज मुमकिन था। डॉक्टर ने पूछा, मिस्टो ध्यान से सोचिए, वो कौन सा पल है जब आपकी ये सनक खत्म हो जाती है? सायरन सुनकर खुद टो येन थान भी हैरान थी, पर अगले ही पल वो शातिर तरीके से मुस्कुराई और बोली, जब भी मैं ल्यूक थानचू के साथ रोमांस और सेक्स करती हूँ। मशीन साला एकदम खामोश रही। कोई बीप नहीं। पूरे कमरे के लोग सन्न रह गए। मैं उस समय दूध पी रहा था और सुनते ही साला भयंकर कुल्ला कर दिया मुंह से। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मेरा दिल किया कि कोई गड्ढा मिले और मैं पाताल में समा जाऊं साला। मैंने टिश्यू से मुंह पाई के पोंछा और चुपचाप ऊपर भागने लगा कि कम से कम इस बेइज्जती से तो बचूं। पर उसकी हंसी और चौड़ी हो गई। ऊपर मत जाओ, चुपचाप यहां मेरे पास आओ। बड़ी बहन तू ची दुक ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे भागते देख टोयन थान फिर बोली, जब ल्यूक थान चू मेरे बगल में होता है तो मर्डर करने की सनक बिल्कुल खत्म हो जाती है। मशीन फिर शांत रही। तभी तीनों बहनों की आवाज आई, फैमिली में आपका स्वागत है जीजा जी। साला मेरा गेम ओवर हो चुका था। सारे रास्ते बंद थे। उसने सोफे पर बगल की जगह थपथपाई। पतिदेव अभी के अभी यहां आओ, वरना मेरा दिमाग फिर सटक जाएगा। तू चिदुक और टो मिन्ह नगुयेत मुझे देख रही थी। मैं रेंगते हुए गया और उसके बगल में ढह गया। यह सेशन अगले 30 मिनट तक चला और मैं साला अंदर से मर गया। डॉक्टर ने कांपते हाथों से फोन निकाला और बाहर चली गई कि यह केस उसके बस का नहीं है। किसी बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। बड़ी बहनों के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। वो उठी और बोली, जीजा जी आप दोनों को आज रात मेन हाउस में आना है, समझे? मेरे यहां कहते ही वो दोनों वहां से रफू चक्कर हो गई। अब कमरे में सिर्फ मैं था और वो साली साइको डायन।